हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएसजी कोचिंग में। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। कौशल चंद्रा, सुरेंद्र यादव, AK रंजन, जितेंद्र यादव, अजीत 11 981, राजेंद्र सैनी, आकाश तिलवालिया, गौतम कुमार, आकाश कुमार, धर्मेंद्र सिंह, सुबोध पटेल, श्रेया अग्रवाल, सूरज सिंह, अनुपम सिंह, सुशील कुमार साहू, इंद्रजीत, गौतम कुमार, दिवाकर तिवारी, राधिका यादव, तो सूरज सिंह। तो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जल्दी से आ जाइए हमारी क्लास में। तो क्लास 6 बज चुके हैं, 6:01 हो चुका है। क्लास 1 मिनट डिले हो चुकी है, हालांकि जो रोज़ हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर है डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि रक्षा विज्ञान। इस रक्षा विज्ञान में हम लोग अपने यहाँ की शक्तियाँ जानेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मिसाइलें हैं, कौन कौन से राडार हैं, और इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा हम लोगों को आज करनी है, किसी भी राष्ट्र की, है ना। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, टेक्नोलॉजी में, वो है रक्षा विज्ञान। जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है रक्षा विज्ञान, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा विज्ञान। ठीक है ना भैया। चलिए, रक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं भाई। किसी भी राष्ट्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपनी आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को बनाए रखे। अगर आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा बनी रहेगी तो हमारी संप्रभुता भी कायम रहेगी। संप्रभुता मतलब जानते हैं आप लोग, है ना। संप्रभुता मतलब होता है कि हमारे ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं है, हम लोग अपने फैसले खुद ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपनी बात खुद रख सकते हैं। हमें अपना कोई पक्षधर नहीं लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। उसके लिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी को मजबूत करता है। क्लियर है। अब इस डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है न्यूक्लियर वेपन। पहला क्या आता है? न्यूक्लियर वेपन, यानी कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम, हाइड्रोजन बम के बारे में हम लोग इसके पहली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब दूसरी तकनीकी आती है मिसाइल टेक्नोलॉजी। क्या आती है भैया? मिसाइल टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है ना। अब इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले हम लोग को DRDO के बारे में समझना पड़ेगा कि व्हाट इज DRDO। ओके, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस DRDO की स्थापना 1958 को नई दिल्ली में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, है ना। अब DRDO का जो प्रमुख होता है वो रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता है। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार ही DRDO का चेयरमैन होता है और DRDO के सचिव के रूप में भी कार्य करता है। इस जब ये DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, तो उस समय टोटल 10 लेबोरेटरी, मतलब 10 प्रयोगशालाएं उस समय मौजूद थी, है ना। अब वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में इसमें कम से कम 52 प्रयोगशालाएं हैं। अब इन प्रयोगशालाओं पर अपना प्रभुत्व, इस प्रयोगशालाओं को क्रियान्वयन करने के लिए या इन प्रयोगशालाओं को काम करवाने के लिए, है ना, DRDD की स्थापना की गई, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, है ना। अब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता क्या है, अब इन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं। रवि गुप्ता पूछ रहे हैं सर तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अभी ठीक है। तो बस आप लोग का सपोर्ट मिलता रहा तो सब कुछ सही हो जाएगा। रवि कुमार भी यही पूछ रहे हैं, बेटा आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करना शुरू करते हैं। तो हम लोग को आज बात करनी है रक्षा विज्ञान पर। आज हम लोग को किस पर बात करनी है बेटा? रक्षा विज्ञान पर बात करनी है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको DRDO का फुल फॉर्म आना चाहिए। जो DRDO का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, जल्दी बताइए। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। हाँ बेटा, राजी आलम हम सही हैं। इसका हेडक्वार्टर क्या है बेटा? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। क्लियर है। उस समय, जिस समय DRDO की स्थापना हुई थी, तो उस समय भारत में कितनी प्रयोगशालाएं थी DRDO को लेकर? तो जिस समय 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय टोटल 10 प्रयोगशालाएं थी। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए, तो वर्तमान में लगभग 52 प्रयोगशालाएं हैं। वर्तमान में लगभग कितनी प्रयोगशालाएं हैं? वर्तमान में लगभग
52 प्रयोगशालाएं हैं। अब इन 52 प्रयोगशालाओं पर है ना अपना समन्वय रखने के लिए या इसके प्रबंधन के लिए इन 52 प्रयोगशालाओं पर प्रबंधन रखने के लिए 1980 में है ना DRDD की स्थापना की गई। अब ये DRDD क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या डायरेक्टोरेट, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। क्लियर है? ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आपको अगर पूछ दिया जाए कि DRDO की स्थापना जब हुई थी तो उस समय कुल कितनी प्रयोगशालाएं थी, है ना, इस डिफेंस के अंतर्गत जो डिफेंस पर कार्य कर रही थी, तो टोटल 10 प्रयोगशालाएं थी। लेकिन वर्तमान में DRDO के अंदर कितनी प्रयोगशालाएं काम करती हैं? 52 प्रयोगशालाएं काम करती हैं। और इनके प्रबंधन के लिए किसकी स्थापना की गई थी 1980 में? तो DRDD की स्थापना की गई थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, है ना। और जो DRDO का चेयरमैन होता है वो DRDD के सचिव के रूप में कार्य करता है। मतलब जो DRDO का इसका जो चेयरमैन होगा, है ना, वो DRDD के सचिव के रूप में काम करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? और चेयरमैन तो आप जान ही रहे हो, चेयरमैन कौन होता है ना, रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार। तो DRDO का चेयरमैन कौन होगा भैया? DRDO का चेयरमैन होगा रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार। रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार इस DRDO का क्या होता है भैया? इस DRDO का क्या होता है? चेयरमैन होता है। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्लोगन ऑफ DRDO। हाँ, दूरदर्शन का प्रसारण भी 1958 में हुआ था। अच्छा, चलिए, तो आपको क्वेश्चन बताना है कि DRDO का स्लोगन क्या है। DRDO का स्लोगन क्या है, अब आपको ये बताना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो DRDO का स्लोगन क्या है? DRDO का स्लोगन क्या है? DRDO का स्लोगन है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है भैया? बलस्य मूलम विज्ञानम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि DRDO का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि DRDO का, है ना, मूल मंत्र क्या है? DRDO का मूल मंत्र क्या है? तो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्लियर है? तो बलस्य मूलम विज्ञानम ये इसका स्लोगन है, आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि बलस्य मूलम विज्ञानम, है ना, ये किस संगठन का स्लोगन रहा है? तो आंसर है ये DRDO का स्लोगन रहा है। अब DRDO की 2 कार्य है। DRDO की 2 प्रकार के कार्य करता है। नहीं, DRDO 2 योजनाएं तैयार करता है। पहली योजना क्या है ना, सेना को उसकी मांग के हिसाब से, सेना को उसकी मांग के हिसाब से हथियार देना। और दूसरा, जो हथियार पुराने हो गए हैं उनका आधुनिकीकरण कर देना, है ना। मतलब पुराने हथियारों को नए तरीके से बनाना। ठीक है ना। तो DRDO के अंदर DRDO की 2 प्रमुख योजनाएं होती हैं। जो सेना की मांग हो वर्तमान में, है ना, वैसे हथियारों को उपलब्ध कराया जाए। और दूसरी बात क्या है, जो पुराने हथियार हो गए हैं उन्हीं हथियारों को हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें कि वही जो पुराने हथियार हैं वो हमें नए जैसे प्रतीत होने लगें। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है, अब हथियारों और आयुध के निर्माण के लिए रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना की गई 1962 में, है ना। तो 1962 में क्या किया गया भैया? 1962 में इंकोस्पार की स्थापना हुई थी ना। इंकोस्पार क्या था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। इसी इंकोस्पार का नाम बदलकर हम लोगों ने 1969 में इसरो की स्थापना कर दी थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इंकोस्पार की स्थापना 1962 में हुई थी। 1962 में भारत और चीन युद्ध भी हुआ था। और 1962 में और क्या हुआ था? रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना भी हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा उत्पादन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ
डिफेंस प्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो रक्षा उत्पादन स्लोगन, ठीक है, तो 1962 में, है ना। रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुई थी। अब रक्षा उत्पादन विभाग का काम क्या है, हथियारों एवं आयुध, आयुध मतलब होता है ऑर्डिनेंस, है ना, हथियारों एवं आयुध का निर्माण करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसके लिए, हथियारों या आयुध, ऑर्डिनेंस, है ना, हथियारों या आयुध का निर्माण करने के लिए, हथियारों या आयुध का निर्माण करने के लिए 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना की गई थी। अब इसके अंदर इस रक्षा उत्पादन विभाग के अंदर टोटल 39 आयुध फैक्ट्री आती हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सुनी ना आपने, तो जो आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सुनी है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किसके अंतर्गत आती है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, है ना, रक्षा उत्पादन विभाग के नीचे काम करती हैं। तो वर्तमान में 39 आयुध कारखाने कार्य कर रहे हैं इसके नीचे, और 9, है ना, पब्लिक सेक्टर मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने कार्य कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि रक्षा उत्पादन विभाग के अंदर, गुड इवनिंग बेटा स्वाति सिंह, गुड इवनिंग, ठीक है। तो हाँ, क्या बताया आपको कि रक्षा उत्पादन विभाग के अंदर, रक्षा उत्पादन विभाग के अंदर, है ना, कुल कितने आयुध कारखाने कार्य कर रहे हैं, 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम कर रही हैं, है ना, और 9 पब्लिक सेक्टर कंपनी काम कर रही हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी काम कर रही हैं, है ना। तो अब 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम कर रही हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो आप जानते ही हैं, है ना, बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जितना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हथियार नहीं बनता, जितना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हथियार नहीं बनता है, उससे कई ज़्यादा हथियार, है ना, कौन बना कर देता है हम लोगों को, जो सार्वजनिक क्रम के क्षेत्र है, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, है ना, जो सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि 9 जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, वो हमको ज़्यादा मात्रा में हथियार बनाकर दे रही हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जो 9 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, है ना, वो कौन कौन सी हैं और उसके हेडक्वार्टर क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर क्या है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर क्या है, BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर क्या है। अगला MDL मझगांव डकयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कौन सा है, GSBL का फुल फॉर्म होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, है ना। तो इस प्रकार से हमें आपको अभी 9 कंपनियां और उनके हेडक्वार्टर बताने हैं, है ना। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए कोई बात नहीं, है ना। जो बच्चे लेट हो गए हों वो पीछे से देखेंगे। हाँ सर जी, मेरे फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेरे नाना थे। अच्छा, तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि 1962 में हथियारों और आयुध के निर्माण के लिए 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की स्थापना हुई थी। और इस रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और 9 पब्लिक सेक्टर कंपनी काम कर रही हैं। अब इस 9 पब्लिक सेक्टर कंपनी के हेडक्वार्टर आपको याद करने हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंपनी और हेडक्वार्टर आप बताएंगे, जो कि कई बार पेपर में आया है, ठीक है ना बेटा, कई बार पेपर में आया है। तो देखते हैं भाई, सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने जो परमाणु रक्षा उत्पादन विभाग में काम करते हैं, है ना। तो पहले आपको देखना है HAL, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर क्या है आपको बताना है। अगला है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है। अगला बताना है BEML, अगला क्या बताना है, BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बताना है। अगला है MDL मझगांव, MDL मझगांव डॉक लिमिटेड, यानी डॉक मतलब डकयार्ड है, ठीक है ना। तो 4 हो गए। अगला देखते हैं भाई GSBL, अगला क्या है GSBL, है ना। इसके आपको हेडक्वार्टर बताने हैं, बच्चों ने बताया है क्या। हाँ, अंकित कुमार BEL का हेडक्वार्टर भोपाल बता रहे हैं, रूमी यादव बेंगलोर बता रही हैं HAL का, दिनेश वर्मा भी बेंगलोर बता रहे हैं, अंकित कुमार उड़ीसा बता रहे हैं, ठीक है।
और सोचिए, तब तक मैं लिख लेता हूँ, है ना। GSBL का फुल फॉर्म है ना क्या, गार्डन रीच शिप बिल्डर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, है ना। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में आते हैं, लिमिटेड, है ना। इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है। अगला बताना है GSL, अगला बताना है GSL, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगला आपको बताना HSL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, है ना। कितने हो गए भैया, देखो कितने हो गए, 1 2 3 3 3 3 3 6 1 7, यानी 2 और बचे हैं। एक बचा है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और एक बचा है MDNL, है ना। एक बचा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और एक बचा है MDNL, मतलब MDNL मतलब होता है मिस्र धातु निगम लिमिटेड, MDNL मिस्र धातु निगम लिमिटेड, MDNL मिस्र धातु निगम लिमिटेड। क्लियर है, तो मिस्र धातु निगम लिमिटेड। तो आपको बताना है जल्दी से कि HAL का हेडक्वार्टर क्या है, इन सब का हेडक्वार्टर क्या है, जल्दी बताइए। मैं अब जरा चैट देखता हूं बच्चों की कि बच्चों ने क्या बताया है। GSL वास्को डिगामा, क्या दिमाग खराब नहीं है क्या। MDL मुंबई, BEML बेंगलोर, अच्छा। HSL आंध्र प्रदेश, हाँ बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, अंकित कुमार बता रहे हैं। HSL विशाखापट्टनम, हाँ बेटा सही है, सोमेश शर्मा बिल्कुल सही है। MDNL, है ना, मिस्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद, बिल्कुल सही है। जरा देखते हैं भाई, जरा देखते हैं, है ना। तो HAL का हेडक्वार्टर क्या है, बैंगलोर, HAL का हेडक्वार्टर क्या है, बैंगलोर। BEL का हेडक्वार्टर क्या है, बैंगलोर। BEML का हेडक्वार्टर क्या है, बैंगलोर, ठीक है ना। हम आते हैं MDL मझगांव डॉग लिमिटेड का मुख्यालय क्या है, मुंबई, मझगांव का आंसर क्या है, मुंबई। अगले देखते हैं GSBL का हेडक्वार्टर क्या है, कोलकाता, GSBL कोलकाता। अगला है GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में होगा। अब HSL मतलब होता है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, है ना। इसका आंसर क्या है, विशाखापट्टनम, ठीक है। अगला है BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद, है ना। और अगला क्या है, MDNL मिस्र धातु का भी है, हैदराबाद, मिस्र धातु का भी है, हैदराबाद। क्लियर है, चलिए। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद बिल्कुल सही है। अनुषा के वंशी, चंदन प्रकाश, ठीक है बेटा। शेखर राठौर, सब बैंगलोर है, सब बैंगलोर नहीं बेटा, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, अभी तक आप लोगों ने टेक्नोलॉजी पढ़ने की कभी हिम्मत तो की नहीं होगी, टेक्नोलॉजी से बहुत डर लगता होगा। हमें टेक्नोलॉजी क्या करते, सीधे फिजिक्स पढ़ो, सीधे केमिस्ट्री पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, वही कोशिका विज्ञान, यही सब पढ़ के आगे बढ़ गए हो, है ना। अभी आपने कभी बस वही रॉकेट का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, यही सब पढ़ के आगे बढ़े हम लोग, है ना। तो इस पर तो कभी चर्चा हुई नहीं है, लेकिन जब ये पेपर में आता है तो आदमी कहता है अरे यार इसका आंसर क्या होता है, तुक्का मार के फिर आता है आदमी, है ना। तो बस आराम से इसको याद करिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है। तो HAL का मतलब फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि पेपर में कई बार आया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बैंगलोर। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बैंगलोर। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय है बैंगलोर। MDL मझगांव डाक लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई। GSBL गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर है कोलकाता। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय गोवा में होगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये कई बार पेपर में आया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड सबसे ज्यादा पेपर में आया है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड का मुख्यालय है विशाखापट्टनम। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है हैदराबाद, और मिस्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय क्या है बेटा, आंसर है हैदराबाद, ठीक है ना। तो ये हमने आपको 9 कंपनियां बता दी, ये हमने आपको क्या बता दी, 9 कंपनियां, ठीक है ना। तो 39 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी और 9 क्या थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी पर। अब हम लोग किस पर बात करेंगे भैया, तो अब हम लोग बात करेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी पर।
ठीक है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, अगर हम मिसाइल की बात करें तो मिसाइल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। मिसाइल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रक्षेपण के आधार पर यानी कि एक लॉन्चिंग के आधार पर, और एक यूज के आधार पर, उपयोग के आधार पर, ठीक है ना। तो मिसाइल को हम यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे, एक प्रक्षेपण के आधार पर और एक दूसरा उपयोग के आधार पर। फिर प्रक्षेपण के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटेंगे और उपयोग के आधार पर भी हम इसे दो भागों में बांटेंगे, है ना। तो जरा देखते हैं भाई, अब बच्चे सोच रहे हैं मिसाइल में तो सीधे आपको सर यही बताना चाहिए था कि अग्नि, अग्नि 5, आकाश, धनुष, सीधे यही बताना चाहिए था, है ना। नहीं बेटा, अभी तो वो बहुत दूर की बात है, पहले इसको समझेंगे हम लोग, है ना। तो देखते हैं भाई, आगे आते हैं, बढ़े आगे। तो अच्छा, अब जो चंदन प्रकाश कह रहे हैं सर बायोटेक्नोलॉजी समाप्त हो गई क्या? नहीं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी समाप्त नहीं हुई है। अब जो बची हुई टेक्नोलॉजी है वो बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक है ना। जो बची हुई टेक्नोलॉजी है वो अब वो किससे संबंधित है? वो बायोलॉजी से संबंधित है। तो बायोलॉजी जब पढ़ाई जाएगी तो वहां पर क्लोनिंग करवाना हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। जब कोशिका दो भागों में बटेगी तब वहां पर आपको जब कोशिका विभाजन बताएंगे ना, मेटाफेज, टेलीफेज, साइटोकाइनेसिस, जब ये सब बता रहे होंगे तब वहां पर हम आपको क्लोनिंग करवा देंगे, ठीक है ना। तो आप जैसा हम पढ़ा रहे हैं बस वैसा पढ़ते चले जाइए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा नोट्स बनाते चले जाइए, ठीक है। अपना आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं मिसाइल पर। तो हम लोग यहाँ पर मिसाइल को बेटा दो भागों में बांटेंगे। पहला बांटेंगे प्रक्षेपण के आधार पर, लॉन्चिंग के आधार पर। दूसरा बांटेंगे उपयोग के आधार पर, यूज के आधार पर। तो प्रक्षेपण के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक होगा बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्या होगा? एक होगा बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरा होगा हमारे पास क्रूज मिसाइल। दूसरे हमारे पास क्या होगी? क्रूज मिसाइल, है ना। और उपयोग के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटेंगे बेटा। उपयोग के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा सामरिक मिसाइल, स्ट्रेटेजिक मिसाइल जिसे कहते हैं, सामरिक मिसाइल। एक होगा सामरिक मिसाइल और एक होगा, है ना, एक होगी सामरिक मिसाइल और दूसरी क्या होगी? जल्दी बताइए। एक तो हमने बता दिया आपको सामरिक मिसाइल और दूसरी आपको क्या बताएंगे? जल्दी बताइए। टैक्टिकल क्या होता है? अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि यार इतनी मिसाइलें कहाँ से आ गई, पहले तो इतनी बार भी बताई नहीं गई थी, है ना। तो देखते हैं भाई, एक होगा टैक्टिकल मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने मिसाइल को, है ना, दो भागों में बांटा। यहाँ पर हमने मिसाइल को दो भागों में बांटा। एक हमने बांटा प्रक्षेपण के आधार पर और एक हमने बांटा उपयोग के आधार पर। एक को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और एक को कहते हैं क्रूज मिसाइल। अगली होती है स्ट्रेटेजिक मिसाइल और एक होती है टैक्टिकल मिसाइल। चला देखते हैं भाई कि इसमें अंतर क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये थी मिसाइल, ठीक है ना बेटा। अब जैसे मान लिया ये हम लोग की मिसाइल है भैया, ये, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वॉर हेड, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? वॉर हेड कहते हैं, है ना। तो देखो भाई, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बैलिस्टिक मिसाइल में हम लोग क्या करते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल में हम लोग पावर इसको तब तक देते हैं, इस बैलिस्टिक मिसाइल में, है ना, हम लोग इस मिसाइल को पावर तब तक देते हैं जब तक वो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर जाती। मतलब कि जब पृथ्वी से ऊपर उठना है तो फ्यूल देना पड़ेगा, हमको फ्यूल जलाना पड़ेगा, पावर देनी पड़ेगी। जब पावर देंगे तभी धीमे से ऊपर उठेगी, है ना। लेकिन जब ये पृथ्वी से ऊपर निकल जाएगी तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। जब ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, है ना, जब इसकी ग्रेविटी खत्म हो जाएगी तब तो इसको पावर देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर तो सीधे निकल जाएगी, है ना। और जब गिरेगी तो गिरने में तो पावर चाहिए नहीं, तो कहीं पर भी गिर जाएगी। बात समझ आ रही है ना। तो हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल में क्या करते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल में हम सिर्फ इतनी ही पावर देते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स में हम इतनी ही पावर देते हैं कि वो हमारी पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चला जाए, है ना। पृथ्वी की कक्षा को छोड़ दे। पृथ्वी कक्षा का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, कि हमारे गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए, है ना। अब जब गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाएगी, है ना, जब गुरुत्वाकर्षण से मिसाइल हमारे बाहर चली जाएगी तब इसको हमें पावर देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात समझिएगा, जब हम इसको पावर नहीं देंगे तो जो स्पीड इसकी बरकरार है उससे स्पीड बढ़ भी सकती है और उससे स्पीड घट भी सकती है। तो हम इस मिसाइल राडार लगा होता है,
इस मिसाइल में राडार लगा होता है और गाइडेड मीटर लगे होते हैं। तो इस मिसाइलों को हम लोग बस दिशा बदल सकते हैं। इन मिसाइलों की हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि गति में परिवर्तन नहीं कर सकते। याद रखिएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल को हम क्या करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल को हम तब तक पावर देते हैं जब तक वो हमारे गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं चली जाती है, जीटीओ नहीं क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इतना देंगे कि हमारे गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब ज़्यादा पावर ना खाए, है ना। तो इतने अगर मान चलिए अगर 500-600 किलोमीटर भी अगर ऊपर निकल जाएगी तो भी काम हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो समझ लीजिए इतना बस समझिए कि बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जिसमें हम लोग तब तक उसको पावर देते हैं जब तक, है ना, उसका गुरुत्वाकर्षण हमारे गुरुत्वाकर्षण से कम नहीं हो जाता। फिर जब पावर देना बंद कर देते हैं, अगली बात क्या है, इसमें रडार फिट होता है जो कि हमें दिशा परिवर्तन करने में सहायता करता है। जहाँ जहाँ हम इसको मोड़ना चाहेंगे वहाँ मुड़ तो जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड कम नहीं होगी, इसकी स्पीड कम नहीं होगी। हाँ, जीटीओ 36,000 किलोमीटर तक होता है, कह रहे हैं। इसकी बात तो हमारी ग्रेविटी बिल्कुल रहेगी नहीं, फिर पता लगा किसी दूसरे ग्रह ने इसको खींच लिया। ठीक है ना। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बैलिस्टिक मिसाइल में आपको क्या पता करना है, बैलिस्टिक मिसाइल में पावर हम लोग तब तक देते हैं, है ना, जब तक वो हमारी ग्रेविटी से ऊपर नहीं निकल जाती। और दूसरी बात क्या है, इसकी गति में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, है ना। जैसे कि अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, नाग हो गई, है ना। ये सारी मिसाइलें कैसी मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है ना। अगले आते हैं क्रूज मिसाइलों पर। अगले किस पे आते हैं, क्रूज मिसाइलों पर। क्रूज मिसाइलों में हम लगातार पावर देंगे। क्रूज मिसाइलों में क्या सर एक बार लॉन्च होने के बाद इसे बंद नहीं कर सकते? नहीं बेटा, लॉन्च होने के बाद इसको बंद नहीं कर सकते, इसको हम दूसरे स्थान पर गिरा देंगे जहां पर कोई रहता ना हो। ठीक है प्रेम भारत, ये सब बेकार से क्वेश्चन मत देखिए। ठीक है, पावर कैसे देते हैं? अरे पावर क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से दोगे क्या? पावर तो फ्यूल भरेंगे ना, उसमें हम लोग क्या भरेंगे, फ्यूल भरेंगे, है ना। पता था HTPB, LTPB, है ना, द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, ये फ्यूल होते हैं। ठीक है ना, सब बताया था हमने आपको। UDMH, है ना, बताया नहीं था, अनसिमेट्रिकल डाई मेथिल हाइड्रोजन, सब बताया था नहीं बताया था? वही सब तो इसको फ्यूल होते हैं। अरे भैया, जो रॉकेट में फ्यूल होता है ना, बस रॉकेट में क्या करते थे, ऊपर सैटेलाइट लगा देते थे तो वो पेलोड बन जाता था। फिर ऊपर हम क्या लगा देंगे, विस्फोटक लगा देंगे तो ये वॉरहेड बन जाएगा, मिसाइल बन जाएगी। इतने तो अंतर रहता है ना। क्रूज मिसाइल में क्या होता है भैया, क्रूज मिसाइल में हम पावर इसको लगातार देते चले जाते हैं। हम लगातार पावर देते चले जाते हैं, दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं और इसकी गति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये है क्रूज मिसाइल। क्लियर है। और क्रूज मिसाइल बनाना बहुत मुश्किल वाली बात है, बहुत कम ही देशों के पास क्रूज मिसाइलें होती हैं, लेकिन भारत के पास, है ना, सबसे पहली क्रूज मिसाइल थी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी ब्रह्मोस। अब दूसरी मिसाइल हमारे पास एक और आ गई है, निर्भय। तो ब्रह्मोस और निर्भय ये हमारी कैसी मिसाइलें हैं बेटा? ब्रह्मोस और निर्भय कैसी मिसाइलें हैं? क्रूज मिसाइलें हैं। तो अंतर क्या हो गया दोनों में? एक बार फिर से बताइए बेटा, क्या अंतर हो गया दोनों में? जल्दी बताइए, दोनों में अंतर क्या हो गया? बैलिस्टिक मिसाइल और इसमें अंतर क्या हो गया? इसमें अंतर क्या हो गया कि इसकी गति में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसकी गति में परिवर्तन कर सकते हैं। दिशा परिवर्तन हम दोनों में कर सकते हैं, है ना, दिशा पे कंट्रोल कर सकते हैं, कभी इधर मोड़ना, कभी इधर मोड़ना, कभी इधर मोड़ना। दिशा में परिवर्तन हम दोनों में कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसको हम पावर थोड़े समय के लिए देते हैं और इसको हम पावर पूरे समय के लिए देते हैं। बस ये पॉइंट याद हो गया। चलिए, हाँ, HTPB हाइड्रोक्सिल टर्बिनेटेड, बिल्कुल सही, बिल्कुल, पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है ना। ओम प्रकाश भूल गए क्या? पूरा बोला करिए, ठीक है ना। चलिए, अब देखो प्रवीण ढाका ने पूरा आंसर बताया आपको। ठीक है, हाँ, अंकित कुमार कह रहे हैं ब्रह्मोस फ्रांस। मत बोला करिए, नहीं आता मत बोला करिए, बस आप लोग को शांत होकर पढ़ना है ना, बिल्कुल शांत होकर पढ़ जाओ, वरना हम चैट पढ़ना बंद कर देंगे। आया न जाए चुनाव चिन्ह छाता, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया हमने आपको? इसमें हमने बताया, ठीक है, क्रूज मिसाइल आपको समझ में आया, बैलिस्टिक मिसाइल आपको समझ में आया। हम आते हैं सामरिक मिसाइल में। सामरिक अभी क्या है, उपयोग के आधार पर है। ठीक है ना। अब उपयोग के आधार पर क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि हमें किसी दूसरे देश के किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, है ना, किसी एक दूसरे देश के पर्टिकुलर स्थान को अगर तुम्हें तबाह करना है ना, तो ऐसी मिसाइलें कहलाती हैं सामरिक मिसाइलें, उपयोग के आधार पर, है ना। ये लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं, ये लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं। फिर आता है टैक्टिकल मिसाइलें। टैक्टिकल मिसाइलें कम दूरी वाली मिसाइलें होती हैं, है
हाँ, जो टैक्टिकल मिसाइलें होती हैं ये हमेशा कम दूरी वाली मिसाइलें होती हैं। कम दूरी वाली मिसाइल समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए एक युद्ध का मैदान हो गया है ना, मान चलिए कि 10 किलोमीटर के एरिए पर हम लोग युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो उस 10 किलोमीटर के एरिए में जो हम लोग मिसाइलें यूज करेंगे वो सारी मिसाइलें कैसी कराएंगी, टैक्टिकल मिसाइलें कराएंगी, याद रहेगा। तो टैक्टिकल मिसाइलों का यूज हम कम दूरी में करते हैं और सामरिक या स्ट्रेटेजिक मिसाइलों का यूज हम लोग क्या करते हैं, लंबी दूरी में करते हैं। और ये दोनों मिसाइलों के रूप समझ में आपको आ गए होंगे, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। तो टैक्टिकल मिसाइल समझ में आई, सामरिक स्ट्रेटेजिक मिसाइल समझ में आई, क्रूज मिसाइल समझ में आई, बैलिस्टिक मिसाइल समझ में आई, क्लियर है। अब हम आते हैं अपने यहाँ पर मिसाइलों को बनाने के, बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको हम कहते हैं IGMDP। इसका फुल फॉर्म है इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लियर है। अब इंटर गाइडेड मिसाइल है तो IGMDP है, क्या है, IGMDP है। तो IGMDP में जो आगे के दो अक्षर हैं IG, ये उस समय की प्रधानमंत्री हैं जिनके समय पे ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो बताओ IG का फुल फॉर्म क्या होगा प्रधानमंत्री में, तो सिंपल सी बात है इंदिरा गांधी होगा, ठीक है ना। क्या होगी, इंदिरा गांधी होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, ठीक है। तो हम आते हैं भारत में मिसाइल प्रोग्राम। ठीक है, तो हम लोग आते हैं भारत में मिसाइल प्रोग्राम। मिसाइल प्रोग्राम, तो प्रधानमंत्री कौन है भैया, तो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी, क्लियर है। चलो, तो अच्छा एक और बात बता दें, इस पूरे क्लास के बच्चों में सिर्फ 5-6 बच्चे ऐसे जो फालतू की बात करते हैं, वो हर चीज़ पे क्यों क्यों करते हैं, हर चीज़ पे क्यों क्यों करते हैं, है ना। कुछ नहीं करेंगे हम ब्लॉक करवा देंगे, आप लाइव चैट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हर चीज़ पे क्यों क्यों नहीं किया जाता है। अभी हम पढ़ाते देर हुई नहीं, अभी हम पढ़ाना शुरू किया नहीं, अभी हमने बस मिसाइल के प्रकार बताए हैं, इतने में आंसर क्यों क्यों करने लगे, सर इसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज क्या है ना। क्या रेंज हम सारी मिसाइलों को बता देंगे क्या, अभी हम आपको एक चार्ट प्रदर्शित कर दें, है ना, एक चार्ट लगा देंगे, वो चार्ट लगा रहेगा, है ना, आप कह देंगे याद करो, क्या याद कर लोगे। इतने बड़े अगर तुम तुरंत खां होते तो यहाँ पर ना बैठे होते, ठीक है ना। बकवास अब करना नहीं बिल्कुल भी, 5-6 लोग हैं, ब्लॉक करवा दें तुरंत ही। नौटंकी की हद होती है, हर दिन हम देख रहे हैं क्यों क्यों क्यों, हर चीज़ पर एग्जाम्पल, हर चीज़ पर क्वेश्चन मार्क। अरे बताने दो बंदे को, आगे बताएगा तो आगे तभी तो बताएगा कि किसकी स्पीड कितनी होती है, किसकी मारक क्षमता कितनी होती है। नौटंकी। तो भारत में मिसाइल प्रोग्राम की बात करते हैं, तो भारत में मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ था 1983 में। तो भारत में मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ था 1983 में, और फुल फॉर्म इसका है IGMDP। इसका फुल फॉर्म होता है IGMDP, है ना, इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लियर है। इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो शुरू के जो IG लिखे हुए हैं ये हो गए इंदिरा गांधी, चाहे ऐसे याद कर सकते हैं चाहे हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसका CEO किसको बनाया गया है, इसका CEO बनाया गया था APJ अब्दुल कलाम को। इसका CEO किसको बनाया गया था भैया, इसका CEO बनाया गया था APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है ना। अब इस IGMDP के तहत हम लोगों ने बहुत सारी कुछ 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई थी। कितने प्रकार की बनाई थी, 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई थी, है ना। एक थी H2S, एक थी S2A, एक थी ATM, एक थी A2A, ठीक है ना। तो A2A, फिर एक थी जल के भीतर। चलो देखते हैं भाई, इसको सही से लिखते हैं। तो अब IGMDP जब प्रोग्राम चलाया गया, जब IGMDP प्रोग्राम चलाया गया, हाँ, तो जब IGMDP प्रोग्राम चलाया गया तो उसके तहत टोटल 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई गई थी, और वो 5 प्रकार की मिसाइलें मारक क्षमता के हिसाब से थी। एक ऐसी मिसाइल जो जमीन से चले, जमीन में ब्लास्ट हो जाए, एक ऐसी मिसाइल जो जमीन से चले, हवा में ब्लास्ट हो जाए, एक ऐसी मिसाइल जो टैंकों को तोड़ डाले। जो टैंक होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, देखा होगा बॉर्डर पिक्चर में टैंक आते हैं, है ना, तो उस टैंक को फोड़ दे। क्योंकि टैंक अगर 100 टैंक घुस जाए, अगर 100 टैंक अगर घुस जाएँ तो मान के चलिए कि
किसी छोटे से देश में, जैसे मान लीजिए गोवा है, गोवा में अगर 20 टैंक भी घुस जाए तो पूरे गोवा की धज्जियां उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से तो आपको बताते हैं टोटल कि कौन कौन से किस किस प्रकार की मिसाइलें बनाई गई थी। तो अभी आपको 4 मिसाइलें याद करनी है, उन्हीं में से हम आपको सब एक साथ समेटते चले जाएंगे। जरा देखिएगा, हम IGMDP के तहत 4 प्रकार की मिसाइलें बना सकते हैं। पहला होगा सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से सतह पर, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। दूसरे में आपको बताएंगे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तीसरे में आपको बताएंगे एंटी टैंक मिसाइल। तीसरे में आपको बताएंगे ATM एंटी टैंक मिसाइल। और चौथे में आपको बताएंगे A2A हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ये हो गई सरफेस टू सरफेस, ये हो गया सरफेस टू एयर, ये हो गई ATM एंटी टैंक मिसाइल, और ये हो गई A2A एयर टू एयर। क्लियर है। तो अब आपको याद कैसे होगा, अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, अब आपको याद कैसे होगा इसको समझते हैं। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। क्या है, पटना है। तो देखो भैया ये क्या लिखा है, ये पटना नहीं लिखा है, ये पटाना लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पटाना। तो बस इसको याद कर लो, अगर पटाना आपने याद कर ली तो बस सारी मिसाइलें आपको याद हो जाएंगी। जैसे कि सतह से सतह पर, है ना। तो अब देखो भैया याद करने की कोशिश करो इसको। पी है, पी का मतलब होता है पृथ्वी, पी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, है ना। अब जब पृथ्वी फटती है, जब पृथ्वी अगर फट जाए तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, ज्वालामुखी होता नहीं होता है ना। तो पृथ्वी के अंदर आग होती है, तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, अग्नि, है ना। पृथ्वी होती है तो पृथ्वी के अंदर होती है अग्नि, है ना। तो पृथ्वी, अग्नि। फिर क्या है, टी से होता है त्रिशूल, टी से क्या होगा, त्रिशूल। और त्रिशूल हम लोग कहाँ चलाते हैं, हवा मतलब कि आकाश में। तो ए से क्या हो जाएगा, आकाश, ए से क्या हो जाएगा, आकाश। एन क्या है, एन है नाग, एन क्या है, नाग। और फिर ए से क्या है, अस्त्र, ए से क्या है, अस्त्र। क्लियर है। तो आपने याद कर लिया भैया। तो IGMDP प्रोग्राम, इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने क्या कर लिया, इस प्रकार से चीजें याद कर ली। S2S, S2A, ATM और A2A, सतह से पहले जमीन से जमीन पे, जमीन से हवा में, फिर ATM एंटी टैंक मिसाइल, और चौथी है ना हवा से हवा में। क्लियर है। मतलब किसी एरोप्लेन में लगा दिया गया, तेजस लड़ाकू विमान में लगा दिया गया, छोड़ी सामने वाले को ब्लास्ट कर दिया, तो हवा से हवा में। क्लियर है। तो हमने क्या कर लिया, पटाना याद कर लिया। अब जरा देखिएगा, जो ये शुरू की दो हैं, जो ये शुरू की दो हैं, ये है S2S। क्लियर है। अभी जो इसके बाद की दो हैं, पहले ये जो शुरू की दो हैं ये S2S है, फिर ये जो बाद की दो हैं ये S2A हैं, फिर जो N है ये ATM है, और ये है A2A। इस प्रकार से देखो हमने याद कर लिया, कितने आसानी से याद कर लिया हमने, है ना। तो शुरू की दो थी वो S2S है, इसके बाद की जो दो हैं S2A है, फिर ये जो है वो N है, और लास्ट वाली A है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी और अग्नि। ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी के अंदर क्या होती है, अग्नि होती है। सरफेस टू एयर, ये क्या हो जाएगा, त्रिशूल और आकाश। ये क्या हो जाएगी, त्रिशूल और आकाश, त्रिशूल और आकाश। क्लियर है। ये ATM क्या होगा, एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी होगी, नाग। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी होगी, नाग, है ना। अब आएगा A2A, A2A क्या हो जाएगा, अस्त्र। A2A क्या हो जाएगा, अस्त्र। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने चीजों को याद कर लिया। अरे हाँ कि ना, कितना आसान सा था, है ना। इससे आसान कुछ भी नहीं है ना। P2, अरे हमने याद कर लिया पटाना, PATANA, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी मिसाइल, है ना। इस पृथ्वी मिसाइल के 3 संस्करण हैं, ठीक है ना। इस पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। तो पृथ्वी 1 को हम लोगों ने थल सेना को दिया है, पृथ्वी 2 को हम लोगों ने एयरफोर्स को दिया है, और पृथ्वी 3 को हमने नेवी को दिया है। और इस पृथ्वी 3 का नाम हम लोगों ने धनुष कर दिया है। क्या कर दिया है, धनुष कर दिया है। इस प्रकार से याद हुआ बेटा आप लोग को, है ना। तो हम इसको अब हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ना शुरू करते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी, फिर अग्नि, फिर त्रिशूल, आकाश, नाग, अस्त्र। अब इससे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हेडिंग डालिए जल्दी से, पृथ्वी मिसाइल, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर नोट्स आप लोग अपने मन से बनाएंगे ना, वीडियो देख कर वीडियो पॉज कर करके अगर नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत अच्छा नोट्स बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं। समझ में आ गया। हम लोग से जो प्रोवाइड कराते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने मन से बनाएंगे तो वो और अच्छा बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की बात करते हैं। तो हम लोग किसकी बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं ना। तो जो पृथ्वी मिसाइल है इसके हम 3 संस्करण करेंगे, पृथ्वी फर्स्ट,
पृथ्वी सेकेंड और पृथ्वी थर्ड। क्लियर है? तो सबसे पहले इसकी मारक क्षमता, सबसे पहले इसकी मारक क्षमता, ठीक है ना, कि इसकी मारक क्षमता क्या है। तो पृथ्वी की फर्स्ट की मारक क्षमता है 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 की मारक क्षमता है 250 किलोमीटर और पृथ्वी थर्ड की मारक क्षमता है 500 किलोमीटर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अपने साथ कितना विस्फोटक ले जा सकती है, कितना बारूद अपने साथ ले जा सकती है। तो ये ले जा सकती है 100 किलोग्राम तक का, ठीक है ना। दूसरी वाली ले जा सकती है 500 किलोग्राम तक का और तीसरी वाली ले जा सकती है 700 किलोग्राम तक, ठीक है ना। तो पृथ्वी वन की मारक क्षमता 150 किलोमीटर और 100 किलोग्राम तक का विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है और ब्लास्ट करा सकती है। सेकेंड 250 किलोमीटर तक जा सकती है और 500 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। पृथ्वी थर्ड 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता अधिकतम और 700 किलोग्राम तक का विस्फोटक ये ले जा सकती है ना। ये दी गई है आर्मी को, मतलब कि थल सेना को, ये दी गई है वायुसेना को, एयरफोर्स को, और ये दी गई है जल सेना को, मतलब नेवी को। ये दी गई है जल सेना या नेवी को। क्लियर है? इतने में कोई समस्या नहीं। अब एक आती है इंटरसेप्टर मिसाइल, एक आती है इंटरसेप्टर मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है ना, इंटरसेप्टर मिसाइल। अब इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है जरा इसको देखते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो देश है आराम से छोटा सा शांतिप्रिय हंसता खेलता देश है हम लोगों का, है ना। हाँ, जैसे ये देश है हम लोगों का, ये जो बीच में हम लोग यहाँ पे देश है, ये पूरा देश है ना। हाँ, कोई मिसाइल आई और वो मिसाइल हमारे यहाँ घुस रही है ना। तो हम लोगों ने क्या करते हैं कि हम लोग आकाश में, है ना, पृथ्वी, जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, तो भारत ने अपने पूरे एरिया में राडार लगा रखा है। क्या लगा रखा है? राडार। क्या लगा रखा है? राडार, है ना। तो हम लोग ऊपर वायुमंडल में लगाते हैं राडार, है ना, और पानी के अंदर लगाते हैं सोनार। पानी के अंदर क्या लगाते हैं? सोनार। पानी के अंदर क्या लगाते हैं? सोनार। तो पानी के अंदर सोनार लगाया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना, और ऊपर क्या लगाया जाता है? रडार लगाया जाता है ना। तो अब जो वर्तमान में हम लोग के रडार लगे हुए हैं, जैसे राजेंद्र हो गया, इंद्र हो गया, ये सब रडार है हम लोगों के। जैसे ही कोई मिसाइल हमारे देश पर हमला करने के लिए रडार में जैसे घुसती है ना, तो हमारा रडार पकड़ लेता है उसको और तुरंत ही बताता है हमारे विभाग को कि कोई चीज़ बहुत ही स्पीड से आ रही है, कोई चीज़ बहुत ही स्पीड से आ रही है, इस एंगल से आ रही है, और इससे सब कुछ हम लोग तुरंत अपना सैटेलाइट ऑन करते हैं, तुरंत देखते हैं। जैसे देखते हैं तो अब हमने क्या किया है, देखने पर हमको पता चल गया कि अरे यार ये मिसाइल आ रही है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक मिसाइल ऐसे आ रही थी, है ना, तो तुरंत ही हमने अपनी दूसरी मिसाइल खड़ी कर दी। रडार अपने आप इसको एक्टिवेट कर देगा और उसी हिसाब से छोड़ देगा, जिस हिसाब से ये आ रही थी उसी एंगल पर छोड़ देगा और रास्ते में ही ये मिसाइल इस दूसरे वाली मिसाइल को नष्ट कर देगी, है ना। तो इसे हम कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। क्या कहते हैं? इंटरसेप्टर मिसाइल, ठीक है ना। तो इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होती है, बात समझ आ रही है। तो प्रत्येक देश, है ना, दुश्मनों की मिसाइलों के हमले से बचने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रयोग करता है ना, जो रडार के हिसाब से काम करती है ना। राडार में घुसते ही राडार जैसे पकड़ लेता है, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं और अपने आप चल जाती हैं। बात समझ आ रही है? इतनी बात क्लियर है? इतने में कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जो इंटरसेप्टर मिसाइल है ये हमने दो तरीके की बना रखी हैं। ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल है ये हमने दो तरीके की बना रखी हैं, है ना। एक क्या है, 100 किलोमीटर प्लस, एक ये है ना। जैसे मानिए जो रडार लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है ना, ये जो राडार लगा हुआ है बेटा, अब इस राडार में जैसे एंट्री मारी तुरंत ही ये मिसाइल जो होगी, जो पहले वाली मिसाइल है ना, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी और ये भाग जाएगी यहाँ से और बीच में जाकर लड़ जाएगी जाकर। क्लियर है? तो 100 किलोमीटर प्लस वाली है। जैसे मान के चलिए कि अब इसकी दूसरी वाली मिसाइल की स्पीड ज़्यादा थी और वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर आकर गिरने ही वाली थी, है ना। तो हमने एक दूसरी मिसाइल बना रखी है ना। तो वो क्या करती है, वो 20 से, है ना, 50 किलोमीटर के बीच पर हमला करती है। मतलब समझ आ रहा है कि जब अगर दूरी 100 किलोमीटर पर है तो एक मिसाइल तब छोड़ दी जाएगी, अगर ये ब्लास्ट ना कर पाई और ये और आगे चलती चली आई मिसाइल, तो दूसरी मिसाइल जो अगर ये 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में आएगी तो अपने आप एक और मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगी और रास्ते में इसको ब्लास्ट करने की कोशिश करेगी ताकि हमको हानि क्या हो, कम हो। ठीक है ना। तो इंटरसेप्टर मिसाइल हमारी दो प्रकार की है ना। एक क्या है, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है और एक शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है।
शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल है ना। अब तो क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग रेंज वाली कौन सी है और शॉर्ट रेंज वाली कौन सी है। तो जो लॉन्ग रेंज वाली है अग्नि का प्रयोग हम लोग इंटरसेप्टर मिसाइल में कर सकते हैं, है ना। और शॉर्ट रेंज में हम लोग पृथ्वी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि इंटरसेप्टर मिसाइल में हम कौन कौन सी मिसाइल का प्रयोग कर सकते हैं, तो पृथ्वी और अग्नि का प्रयोग हम लोग इंटरसेप्टर मिसाइल के रूप में कर सकते हैं। पृथ्वी का शॉर्ट रेंज में कर सकते हैं और अग्नि का हाई रेंज में कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज में कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हमने आपको इंटरसेप्टर मिसाइल बता दी और हमने आपको पृथ्वी मिसाइल बता दी। अब पृथ्वी के बाद हम लोग बात करेंगे अग्नि मिसाइल पर। किस पर बात करेंगे? अग्नि मिसाइल पर, ठीक है ना। जो अग्नि मिसाइल है वो सामरिक या स्ट्रेटेजिक मिसाइल है ना। ये लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि मिसाइल जो क्या है, लंबी दूरी लिखा है, देखो लॉन्ग रेंज मिसाइल है ना। तो ये अगर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर भी है और नहीं तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है। अब अग्नि के बहुत सारे चरण है हमारे पास, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6। तो अग्नि के 6 चरण हमारे पास मौजूद हैं वर्तमान में। तो उनकी मारक क्षमता आपसे पूछेगा और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया था ये आपसे पूछेगा। बस ये नहीं पूछेगा कि अग्नि 1 की मारक क्षमता कितनी है, अग्नि 2 की मारक क्षमता कितनी है, और बाकी तो आपको आता ही है कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, अग्नि है। क्लियर है। अगर बहुत ज़्यादा परेशान करेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि अग्नि मिसाइल को बनाने में किसका योगदान रहा है, अग्नि 1 को, अग्नि 2 को, अग्नि 3 को। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जरा देखते हैं भाई, हम आते हैं अग्नि मिसाइल में। अब हम लोग बात करेंगे अग्नि मिसाइल की। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अग्नि मिसाइल की। ठीक है, तो अग्नि मिसाइल में देखते हैं भाई अग्नि मिसाइल का क्या होता है। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं। तो अग्नि 1 देखते हैं, अग्नि 2, अग्नि 3, 4, 5 और 6। क्लियर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह देखते हैं कि अग्नि 1 की मारक क्षमता कितनी है। तो अग्नि 1 की मारक क्षमता है ना 700 से 1200 किलोमीटर। कितनी है? 700 से 1250 किलोमीटर है अग्नि 1 की मारक क्षमता। 700 से 1250 किलोमीटर मिनिमम पूछे तो 700 और मैक्सिमम पूछे तो 1250 किलोमीटर है। अग्नि 2 की मारक क्षमता पूछे आपसे तो 2000 से 3000 किलोमीटर है। 2000 से 3000 किलोमीटर है। अगर अग्नि 3 की पूछे आपसे तो 3500 से 5000 किलोमीटर है। 3500 से 5000 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पे फंसा, अब क्वेश्चन यहाँ पे फंसा कि अभी तक जो हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है, बार बार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अग्नि 4 की जो मारक क्षमता है वो कम हो जाएगी। अग्नि 4 की मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर हो जाएगी। बस यहीं से क्वेश्चन फंसा देता है। क्या देता है बताइए? अग्नि 1, 2, 3, 4 को है ना उनकी मारक क्षमता के हिसाब से लगाइए, है ना। तो मारक क्षमता के हिसाब से लगाना है आपको, तो क्या होगा 1, 2 और 4 और 3 हो जाएगा। समझ आ गया? यानी जो 4 की मारक क्षमता थोड़ी सी कम है, याद रखिए जो 4 की मारक क्षमता थोड़ी सी वो क्या है, कम है। अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी हो जाएगी? फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, 55 है ना, 5000 से 8000 किलोमीटर के आसपास होगी, है ना। और अग्नि 6 जो है ये विकसित की जा रही है, इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर होगी। 8000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर होगी। अब क्वेश्चन बनता है कि जो अग्नि 1 है इसको बनाने में हाना किसका हाथ रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम के हाथ रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम का हाथ रहा है इसको बनाने में। इसका भी आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। अग्नि 3 का भी आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए अग्नि 4 तो आंसर है टेस्ट, है ना। हाँ सॉरी, अग्नि 3 का आएगा अविनाश चंद्र। अग्नि 3 का आएगा अविनाश चंद्र। अग्नि 4 का आएगा टेसी थॉमस। फिर आएगा इनका भी टेसी थॉमस। और इसका विकास हो रहा है, विकास किया जा रहा है। ठीक है। अब जरा समझिएगा कि हम लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा है? एपीजे अब्दुल कलाम को कहा है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा है।
है ना। एपीजे अब्दुल कलाम को हमने क्या कहा है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा है ना। अब यहाँ पर देखिए एक नाम आपको दिख रहा है, टेसी थॉमस, ठीक है ना। अब टेसी थॉमस, जितना योगदान एपीजे अब्दुल कलाम का था उतना ही इनका भी था, टेसी थॉमस का, तो इसलिए टेसी थॉमस को हम लोगों ने मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आपसे पूछा जाए मिसाइल वुमेन कौन है, तो मिसाइल वुमेन है, हाँ बिल्कुल सही, अच्छा मिसाइल वुमेन है, हाँ सरफेस टू सरफेस होगी तो ये क्या करेगा, जमीन पर गिरेगा, बिल्कुल सही है। हाँ, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन होगा, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया होंगी कौन, टेसी थॉमस, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि इनका परीक्षण कहाँ किया जाता है, तो इन अग्नि का जो भी परीक्षण है ना, इनका परीक्षण किया गया है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप यानी कि चांदीपुर, बालासोर, कुछ भी इस प्रकार से दे देगा आपको, है ना। अगर कह दिया जाए कि जहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, चांदीपुर वो स्थान किस राज्य में है, आंसर लगाइएगा उड़ीसा में है। बालासोर किस स्थान पर है, उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप किस स्थान पर है, उड़ीसा में है, क्लियर है। तो जो व्हीलर द्वीप है, इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, है ना। तो जो व्हीलर द्वीप है, इस व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर हम लोगों ने क्या कर दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है, ठीक है ना। इतने में कोई दिक्कत है बेटा, इतने में कोई समस्या नहीं। अब जो अग्नि 5 है, ये जो अग्नि 5 है ना, ये जो अग्नि 5 है ये भारत में एकमात्र आईसीबीएम है, ये भारत की एकमात्र आईसीबीएम है ना। आईसीबीएम है, आईसीबीएम मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब कि इसकी मारक क्षमता इतनी है ना कि इस मिसाइल का प्रयोग करके हम दूसरे महाद्वीपों पर भी ब्लास्ट कर सकते हैं, मतलब कि अमेरिका तक इसकी मारक क्षमता है, समझ लीजिए, है ना। अगर हम थोड़ा सा इसका विस्फोटक कम कर दें तो ये 8000 से 10,000 किलोमीटर भी भाग सकती है ये, है ना। और इसी तरीके से हम लोग इसका भी एक प्रायोजन कर रहे हैं। अगर ये बन जाएगा तो भारत बहुत अपने आप में शक्तिशाली देश हो जाएगा। भारत के पास एकमात्र आईसीबीएम है, याद रखिएगा, भारत के पास एकमात्र आईसीबीएम है, इसका नाम क्या है, अग्नि 5। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 5000 से 8000 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं, पीए हो गया। अब एक बात कर लेते हैं नाग मिसाइल पर, आप किसी बात कर लेते हैं। हाँ, तीसरा वाला है अविनाश चंद्र। तीसरा वाला क्या है, अविनाश चंद्र। ये डीआरडीओ के सीईओ थे अविनाश चंद्र, है ना। इनको कुछ कहते नहीं, बस याद कर लेना है, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं नाग पर। नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग क्या है बेटा, एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता बहुत कम होती है, रेंज इसकी 3 से 7 किलोमीटर है मात्र। देखते हैं भाई नाग, ठीक है। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं नाग मिसाइल पर, थोड़ी चर्चा हम लोग करते हैं नाग मिसाइल पर। थोड़ी चर्चा हम लोग किस पर करते हैं, नाग मिसाइल पर, ठीक है ना। तो नाग क्या, नाग देखिए, नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, सबसे पहली बात। हाँ, अग्नि 5 डेंजर मिसाइल है। तो नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है। अभी हम लोग टैंक की बात भी करेंगे, अभी हम लोग टैंक की बात भी करेंगे। अर्जुन हो गया, भीम हो गया, कर्ण हो गया, अजय हो गया, सारथी हो गया, ये सब हमारे क्या है, टैंक है। खतरनाक वाला टैंक, सबसे खतरनाक कौन सा है, अर्जुन टैंक है, ठीक है ना। तो नाग मिसाइल, नाग मिसाइल की बात करते हैं। इसकी रेंज कितनी है, मतलब कि मारक क्षमता इसकी कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता है 3 से 7 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता कितनी है भैया, तो इसकी मारक क्षमता है 3 से 7 किलोमीटर। नाग मिसाइल के लिए, नाग मिसाइल के लिए एक विशेष वाहन का विकास किया गया है। नाग मिसाइल के लिए एक विशेष वाहन का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि एक वाहन है जिसके ऊपर ये नाग मिसाइल लगाई जाती है, उसका नाम है नमिका। क्या नाम है, नामिका, नामिका, है ना। तो नाग मिसाइल के लिए, नाग मिसाइल का विशेष वाहन है ये, नाग मिसाइल का ये विशेष वाहन है ना। इस वाहन पर ये वाहन का नाम क्या है, नामिका। इसका फुल फॉर्म है नाग मिसाइल कैरियर। क्या नाम इसका, नाग मिसाइल कैरियर, क्लियर है, याद रखिएगा। तो नाग मिसाइल के वाहन का नाम क्या है, नामिका नाम है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नाग मिसाइल कैरियर, क्लियर है, नाग मिसाइल कैरियर। अब क्या होता है, नाग मिसाइल में फ्यूजन सेंसर लगे होते हैं। नाग मिसाइल में फ्यूजन सेंसर लगे होते हैं, फ्यूजन सेंसर लगे होते हैं।
ठीक है ना। अभी फ्यूजन सेंसर करते क्या है, फ्यूजन मतलब क्या होता है, संलयन, और संलयन में ज्यादा ऊर्जा होती है, फिजन में कम ऊर्जा होती है और फ्यूजन में ज्यादा ऊर्जा होती है। अब ज्यादा ऊर्जा होगी तभी तो आप टैंक को फोड़ पाओगे, है ना, वरना आम तौर से टैंक को ब्लास्ट करना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। टैंक उछलता है फिर बैठ जाता है। ऐसे मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, जैसे जिस प्रकार से अर्जुन जो है, अर्जुन जो हम लोग का टैंक है उसका नाम है अर्जुन, है ना। अर्जुन ऐसे मिश्र धातुओं को मिलाकर बनाया गया है कि इस पर कोई भी टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता, है ना, और ऐसी चीजें यूज की जाती हैं चाहे इतना बड़ा रेडिएशन है, इस टैंक के अंदर बैठे वाले अधिकारी को कोई भी हानि नहीं पहुंच सकती, है ना। तो अर्जुन में जो मिश्र धातु का प्रयोग किया गया है उस धातु का नाम है कंचन, नाम दिया हम लोगों ने। तो कंचन क्या है, इसकी मिश्र धातु है। अर्जुन टैंक जिस धातु से बनाया गया है उस धातु को हमने नाम क्या दिया है, कंचन, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको अर्जुन टैंक तो पढ़ाने वाले ही हैं, बस आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा अभी। तो हमने आपको क्या बताया, हाँ, तो अगर आपसे कहा जाए कि नाग मिसाइल में फ्यूजन सेंसर लगा होता है, फ्यूजन सेंसर लगा होने के कारण, है ना, इसको हम कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, इसको हम कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। क्या कहते हैं, दागो और भूल जाओ, मतलब ब्लास्ट होना ही होना है, सेंसर अगर काम नहीं करेगा तो बात अलग है। तो इसको हम कहते हैं दागो और भूल जाओ। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि बताइए फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पे कौन सा मिसाइल काम करता है, तो आंसर है ना, नाग मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करता है। इतने में कोई दिक्कत बेटा, इतने में कोई समस्या, जल्दी बताओ हमको, इतने में कोई दिक्कत है? काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे त्रिशूल मिसाइल पर, है ना। त्रिशूल मिसाइल क्या है, कम दूरी वाली सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा पर मिसाइल करने वाली है ना। लगातार इसका परीक्षण किया गया, लगातार इसका परीक्षण करते चले गए। इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर थी, है ना, लेकिन इसके परीक्षण कई जितने भी सफल नहीं हो पा रहे थे उससे ज़्यादा असफल हो जा रहे थे। तो त्रिशूल एक ऐसी मिसाइल है जिसके सबसे ज़्यादा परीक्षण असफल हुए थे, है ना। 2008 में इसके परीक्षण करना हमने बंद कर दिए, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। तो त्रिशूल की मारक क्षमता मात्र 9 किलोमीटर है। तो त्रिशूल में आपको क्या याद करना है भाई, तो त्रिशूल में आपको याद करना है, त्रिशूल में आपको क्या याद करना है, त्रिशूल तो बताया था सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है ना। मारक क्षमता 9 किलोमीटर हो गई, रेंज क्या हो गई इसकी, मारक क्षमता इसकी हो गई 9 किलोमीटर, है ना। 2008 में इसके परीक्षण बंद कर दिए गए, 2008 में इसके परीक्षण क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए, है ना। सर्वाधिक असफल परीक्षण इसी के हुए थे, सर्वाधिक असफल परीक्षण, सर्वाधिक असफल परीक्षण इसी त्रिशूल के हुए थे, बस इतना याद रखना है। अब आते हैं आकाश पर, आप किस पर आते हैं, आकाश पर, ठीक है ना। तो आकाश से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आकाश जो मिसाइल है ना, जो आकाश की मिसाइल है इसकी लंबाई, आकाश से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता वैसे तो जो आकाश मिसाइल है वो थल सेना और जल सेना दोनों के पास उपलब्ध है, ठीक है। इसकी रेंज मतलब कि ऊंचाई पर आती है, जो इसकी रेंज है ना वो ऊंचाई पर आती है, तो ऊंचाई ये 18 किलोमीटर तय करता है और लंबाई 30 किलोमीटर के आसपास ये तय करता है, ठीक है ना। तो आकाश मिसाइल से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकाश हो गया, त्रिशूल हो गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं। तो आकाश मिसाइल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर हम लोग आकाश को ऐसे भेजेंगे, है ना, तो ये जो लंबाई तय करेगी, है ना, जो ये लंबाई तय करेगा लगभग 30 किलोमीटर के आसपास तय करेगा, और जो ऊंचाई तय करेगा, ये वाली जो ऊंचाई तय करेगा वो 18 किलोमीटर के आसपास तय करेगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो मारक क्षमता होगी वो तो होगी तो 30 किलोमीटर के आसपास, जो मारक क्षमता होगी कितनी होगी, जो मारक क्षमता होगी वो तो 30 किलोमीटर अधिकतम होगी इसके आसपास। लेकिन जो आकाश मिसाइल है वो कितनी ऊंचाई पर चलता है, तो 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। कितने किलोमीटर पर भैया, 18 किलोमीटर पर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाग मिसाइल हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी किस पर, ब्रह्मोस पर। अब किस पर बात करते हैं, ब्रह्मोस पर। यह भारत की सबसे पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना। यह भी फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। उस समय जो भारत था वो मिसाइल टेक्नोलॉजी ग्रुप का सदस्य नहीं था। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी ग्रुप का सदस्य नहीं होता वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल नहीं बना सकता था। इसलिए जो हमने ब्रह्मोस 1 बनाई थी तो वो ब्रह्मोस 1 मात्र 290 किलोमीटर की क्षमता की बनाई थी, मारक क्षमता की बनाई थी। अब हम लोग बना रहे हैं
ब्रह्मोस 2, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, जो मिसाइल होती है, जो मिसाइल होती है, इसको हम लोग कहते हैं, मिसाइल की जो स्पीड होती है उसको हमेशा हम लोग मैक में नापते हैं, मैक, याद रखिएगा। जो मिसाइल होती है इसकी गति को हम लोग मैक में नापते हैं, MAC, याद रखिएगा, है ना। यानी कि ध्वनि की गति से, ध्वनि की जो गति होती है, ध्वनि की जो स्पीड होती है ना, वैसे तो जो 333 या 330 मीटर प्रति सेकंड होगी यहाँ पर, लेकिन हम लोग नापते हैं 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो मैक को हम लोग किस में नापते हैं, ध्वनि की इस चाल पर नापते हैं, 343 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर ध्वनि की चाल का अगर ये दुगना है स्पीड तो ये होगी 2 मैक, अगर 3 गुनी है तो 3 मैक, यानी कि ध्वनि की चाल का जितना गुना होगा उतनी इसकी स्पीड हो जाएगी मैक 2, मैक 3, मैक 4, ये समझ आ गया। मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बटे स्पीड ऑफ साउंड, है ना। मैक इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ साउंड, है ना। तो आप इतना समझिएगा, जैसा ध्वनि की गति का जितना गुना होगा उतना गुना वो मैक होता है ना। इस प्रकार से बस याद रखिएगा तो बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं किस पर, ब्रह्मोस पर। दिव्यांशी शर्मा कह रही है 7 मैक होगी ब्रह्मोस 2 की। अच्छा हाँ, 7 मैक होगी ब्रह्मोस 2 की, लेकिन जो ब्रह्मोस 1 है उसकी मैक है 2.8 से 3, है ना, मैक्सिमम 3 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ तो देखो, कुछ बच्चों को ब्रह्मोस के बारे में पहले से पता था, वो बता रहे हैं आंसर। चलो मैं ब्रह्मोस के बारे में और बताता हूँ। देखते हैं भाई, ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस, है ना। जो ब्रह्मोस है ये भारत प्लस रूस के सहयोग से बनाई गई है। भारत की नदी का नाम ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी का नाम मोस्कावा। तो ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा, ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा, ब्रह्मोस, क्लियर है। अब ये जो ब्रह्मोस है ये पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना। इसको हम लोग कहीं से भी छोड़ सकते हैं, कहीं से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को हम लोग कहीं से भी दागा जा सकता है ना। युद्ध पोत से, मरीन से, सब मरीन से, जहाज से, कहीं से भी इसको दाग सकते हो, है ना। मारक क्षमता कितनी है, मारक क्षमता है 290 किलोमीटर और इसकी गति कितनी है 3 मैक। इसकी गति कितनी है भैया, इसकी गति है 3 मैक, क्लियर है। तो ब्रह्मोस समझ में आ गया आपको। अगर ब्रह्मोस समझ में आ गया तो ब्रह्मोस जो है वो किन 2 नदियों पर है, तो आंसर है ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा, ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा, क्लियर है। और जो हम लोग ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं, इसकी मैक कितनी होगी 7 मैक, है ना। जो लोग ब्रह्मोस बना रहे हैं, है ना, उसकी स्पीड कितनी होगी 7 मैक होगी, क्लियर है। तो हमने बताया था ना कि क्रूज मिसाइल हमने आपको 2 बताई थी। जो क्रूज मिसाइल थी वो हमने आपको 2 बताई थी, पहली बताई थी ब्रह्मोस और दूसरी बताई थी निर्भय। दूसरी कौन सी बताई थी, निर्भय, है ना। यहाँ पे निर्भय भी देख लेते हैं, निर्भय भी क्या है ना। निर्भय क्या होगी, ये भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी क्या है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय भी क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, हमने बताया था आपको कि हमारे पास 2 क्रूज मिसाइलें हैं, एक है ब्रह्मोस और दूसरी है निर्भय। अब इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी मारक क्षमता है 1000 किलोमीटर। अगर आपसे इसकी मारक क्षमता पूछे तो इसकी मारक क्षमता कितनी है 1000 किलोमीटर है। इतनी आपको समझ में आई। तो ब्रह्मोस और निर्भय ये क्या है, हमारे पास क्रूज मिसाइलें हैं, क्लियर है। ब्रह्मोस और निर्भय हमारे पास क्या है, क्रूज मिसाइलें हैं, ठीक है। राहुल कुमार, गुंजन तिवारी, राहुल कुमार, आदर्श, मैक क्या होता है आदर्श, अभी बताया बेटा हमने मैक, है ना, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ साउंड, है ना। इसको इस प्रकार से याद कर लेते हैं, ध्वनि की गति का जितने गुना होती है स्पीड, है ना। इस ध्वनि गति कितनी मान लें, ध्वनि गति इसमें जो मानी जाती है, वैसे तो हम लोग शुष्क एरिया मान लेते हैं 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर हम लोग मानते हैं 343 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर 343 मीटर पर सेकंड ध्वनि के बराबर अगर मिसाइल किसी चीज़ की स्पीड है तो मैक 1 ध्वनि की स्पीड का दुगना, मैक 2 ध्वनि की स्पीड का तिगुना, मैक 3, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो ना। तो अब हम लोग आते हैं सागरिका पे। हम लोगों ने एक प्लान चलाया था K-15 प्लान, हम लोगों ने एक प्लान चलाया था K-15 प्लान, है ना। उसी K-15 प्लान के तहत हम लोगों ने एक सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी, है ना। और सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल समझते हो, है ना। सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल मतलब कि जो मरीन से, मतलब सबमरीन से
पनडुब्बी से हम लोग जो मिसाइलें छोड़ते हैं उसी बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पास सागरिका क्या है, तो आप क्वेश्चन आ जाए सागरिका क्या है, तो आपको याद करना है सागरिका SLBM है, सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल है ना। ये क्या है, ये पृथ्वी मिसाइल का मॉडिफाइड रूप है। अगर सागरिका अगर आपसे पूछे कि किस मिसाइल का मॉडिफाइड रूप है ना, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब बताया जाएगा। आप परेशान मत हो, फिजिक्स में बताया जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको फिजिक्स में बता देंगे मैं आपको, ठीक है। तो अभी आपको मैक 1 मैक 2 याद रखना है, बस इतना, ठीक है। तो सागरिका की अगर आपको मारक क्षमता पूछी जाए तो सागरिका की मारक क्षमता है 750 से 1500 किलोमीटर। कितनी है? 750 से 1500 किलोमीटर। और ये किस पनडुब्बी में लगी है? ये पनडुब्बी लगी है INS अरिहंत में। किस में लगी है? INS अरिहंत में लगी है। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, जितना आपको पढ़ना है उतना देखिएगा। आपसे पूछेगा कि सागरिका क्या है, सिंपल से पूछेगा आपसे कि सागरिका क्या है। आपसे पूछ लिया जाए कि सागरिका क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा सागरिका SLBM है। सागरिका क्या है? SLBM है, सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल है। सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। ये किसका संशोधित रूप है? ये पृथ्वी का संशोधित रूप है। पृथ्वी मिसाइल का क्या है? ये संशोधित रूप है। मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 750 से 1500 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो मारक क्षमता है 750 से 1500 किलोमीटर। कितनी है? 750 से 1500 किलोमीटर, ठीक है ना। ये हम लोगों ने बात कर ली सागरिका की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? तो अब हम लोग बात करेंगे पिनाका की। हम लोग किसकी बात करेंगे? पिनाका की। शिव जी के धनुष का नाम था पिनाका। क्या नाम था? पिनाका या पिनाक, ठीक है। तो व्हाट इज पिनाक? स्पीड से देखिएगा जरा सा, व्हाट इज पिनाक, है ना। डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड में चल रही है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही है। जरा देखते हैं भाई, इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस इतना आपको पढ़ा रहा हूँ जितना आपके दिमाग में रह जाए। जितना भी आपके दिमाग में रह जाए वो मोर देन सफिशियंट है आपके पेपर में, मोर देन सफिशियंट है। मैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझको आता है मैं आपको बताता जा रहा हूँ ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक याद करनी है आपको, पिनाक, PINACA, पिनाक, ठीक है ना। तो पिनाक क्या है? शिव जी के धनुष का नाम है। शिव जी के धनुष का नाम है, ठीक है। अगर आपको ये सब याद रहेगा, देखिए बताया, अगर आपको ये अगर DRDO अच्छे समझ में आ जाएगा तो आप मेंस के पेपर में, PCS के मेंस के पेपर में एक अपना सब्जेक्ट डिफेंस ले सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे डिफेंस लेते हैं और डिफेंस पढ़ाना पड़ता है ना। टारपीडो बेटा अलग है, टारपीडो मिसाइल अलग है। टारपीडो जो है वो अमेरिका की मिसाइल है ना। सोमेश शर्मा बता दें आपको, तो टारपीडो है वो जल के भीतर मार करने वाली मिसाइल है ना। और टारपीडो अमेरिका की मिसाइल है ना। और हम लोग इसको खरीद रहे हैं, है ना, वो अलग बात है। चलिए बताते हैं आपको, अगले बताते हैं। तो पिनाक क्या है? पिनाक बता देते हैं। पिनाक इट्स अ MBRL, इसे कहते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसे हम कहते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, है ना। ये कहते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, है ना। इसमें 12 रॉकेट लगे होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, है ना। तो इसमें 12 रॉकेट लगे होते हैं। इसमें कितने रॉकेट लगे होते हैं? 12 रॉकेट लगे होते हैं, है ना। और प्रत्येक रॉकेट का वजन 100 किलोग्राम होता है। प्रत्येक रॉकेट का वजन कितना होता है? तो प्रत्येक रॉकेट का वजन होता है 100 किलोग्राम, है ना। इसकी मारक क्षमता ज़्यादा नहीं होती। इसकी मारक क्षमता, है ना, मारक क्षमता 40 किलोमीटर के आसपास होती है। इस पिनाक की मारक क्षमता कितनी होती है? 40 किलोमीटर के आसपास होती है। हर 44 सेकंड में, है ना, हम लोग एक रॉकेट छोड़ सकते हैं। हर 44 सेकंड में एक रॉकेट छोड़ सकते हैं। युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला MBRL है पिनाक, युद्ध के दौरान, ठीक है ना। इसको हम बताएं अलग अलग दिशाओं में भेज सकते हैं। बात यह है, जैसे मान के चलिए यहाँ पिनाक लगा हुआ है ना। अब ये पिनाक लगा हुआ है, कुछ आतंकवादी यहाँ परेशान कर रहे हैं, कुछ आतंकवादी यहाँ, कुछ आतंकवादी यहाँ, कुछ आतंकवादी यहाँ, कुछ आतंकवादी यहाँ, कुछ इस प्रकार से आतंकवादी अपने ग्रुप में फैले हुए हैं। तो हमने वहाँ की पब्लिक को हटा दिया, है ना। और एक बार 12 रॉकेट छूटेंगे, सन यहाँ फैला दिए तुरंत, है ना। और सारी जगह ब्लास्ट हो गया। तो युद्ध में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बच्चों के कमेंट पढ़ रहे हैं। दीप्ति कटियार कह रही है सर वो मेंस वाला बता रहे थे उसको एक बार पूरा बता दो। क्या मेंस वाला बता रहे थे बेटा? चलो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोग क्या हो गया, पिनाक हो गया। पिनाक समझ गया कि पिनाक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है भैया? ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ी सी और बात करते हैं। अच्छा, हम अब कुछ एंटी टैंक मिसाइल है ना, एंटी टैंक मिसाइल, जैसे हमारे पास नाग है, हमारे पास कौन सी है? नाग है ना। तो अगर मैं बहुत सारे एंटी टैंक मिसाइल लिखूं, अगर मैं और भी एंटी टैंक मिसाइल लिखूं जो कि हमने बहुत सारे देशों से परचेज की हैं, तो मैं एक तरफ एंटी टैंक मिसाइल लिखूंगा और एक तरफ आपको देश बताना होगा कि कौन सी एंटी टैंक मिसाइल हमने किस देश से खरीदी है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। एक मिनट जरा सा। तो अब हम आपको एंटी टैंक मिसाइल पूछेंगे, ठीक है। हम कुछ एंटी टैंक मिसाइल यहाँ पे लिखेंगे और आपको वो किस देश से परचेज की गई हैं ये बताना है। जैसे हमने एक लिखी है कॉर्नेट ई। क्या लिखी है? कॉर्नेट ई। हमने एक लिखी कॉर्नेट ई। ये सब एंटी टैंक मिसाइल है बेटा। जैसे हमारे पास नाग है ना, नाग तो हमने खुद बनाई है, लेकिन अब ये जो एंटी टैंक मिसाइल है ये सब हमने खरीदी है। किससे खरीदी है आपको ये बताना है। एक है लाहट, एक है लाहट, ये सब एंटी टैंक मिसाइल है। हाँ, कॉर्नेट ई, लाहट, स्पाइक, मिलन, अमोघ, स्पाइक, मिलन, अमोघ। थोड़ा बताओ हमको कॉर्नेट ई। जरा हम देखते हैं। सुमन चौहान का आंसर आया कॉर्नेट ई। कॉर्नेट, सुमन चौहान बता रही हैं कि कॉर्नेट ई। सुमन चौहान आप उड़ीसा से है ना, शायद आपने मैसेज किया था, आपका मैसेज पूरा पढ़ नहीं पाया बेटा, तो जल्दी बता दो बेटा कि कॉर्नेट ई। ये सब एंटी टैंक मिसाइल है बेटा, ये सब एंटी टैंक मिसाइल है, एटीएम है ये सारी सारी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताओ कि कॉर्नेट ई है ना हमने किस देश से खरीदी है। फिर लाहट हमको बताओ किस देश से खरीदी है ना। और इसके बाद स्पाइक, मिलन और अमोघ, सारी सारी बताइए जल्दी से हमको क्या है। स्पाइक फ्रांस से बता रहे हैं बच्चे कि स्पाइक फ्रांस से खरीदी है। कॉर्नेट ई रशिया से है, रूमी यादव बता रही हैं। रवि गुप्ता भी रूस बता रहे हैं। और सही बता रहे हो बेटा, पता चल रहा। स्पाइक इजराइल से है, बिल्कुल सही बेटा, स्पाइक इजराइल से है। और बताओ, और बताओ। लाहट नहीं बताया आपने, लाहट नहीं बताया, लाहट। लेजर है ना, लेजर लर्निंग एंटी टैंक मिसाइल है, इसका फुल फॉर्म नाम है। मिलन श्रीलंका से बता रहे हैं बच्चे। अच्छा, और बताओ, और बताओ। शेखर राठौर कह रहे सर हमें कुछ नहीं आता। नताशा का आंसर आया कॉर्नेट, रशिया। हाँ नहीं सही है, और बताओ। मिलन यूरोप बता रहे हैं बच्चे। अब मेरी बारी आगे लगता है, हमें बताना पड़ेगा। देखो भाई, जो कॉर्नेट है ये एंटी टैंक मिसाइल हमने रूस से खरीदी है। लाहट डीआरडीओ ने बनाई है, मतलब भारत की ने खुद बनाई है। स्पाइक और मिलन ये दोनों इजराइल की है। स्पाइक और मिलन इजराइल की है। और अमोघ डीआरडीओ ने बनाई है, भारत की है, ठीक है ना। तो भारत के पास 3 हो गई। नाग भी क्या है? भारत, डीआरडीओ, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कौन सी एंटी टैंक मिसाइल इजराइल से खरीदी गई है, तो कौन सी एंटी टैंक मिसाइल? सर हमारे लिए तो सब कुछ नया है, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। अच्छा, सब नया है। अच्छा, लाहट नहीं बेटा, लाहट जो है वो डीआरडीओ यानी कि हम ही लोग के बनाई है, ठीक है ना। तो स्पाइक और मिलन इजराइल, कॉर्नेट ई रशिया और अमोघ और नाग भी भारत, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर इतनी आपको बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अगली बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बराक, है ना। इजराइल लिखा हुआ है तो थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं बराक मिसाइल पर। बराक, बराक 8 है ना। तो जो बराक है, बराक का शाब्दिक अर्थ है, जो बराक है, बराक का शाब्दिक अर्थ है बिजली। बराक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? बिजली। और जो बराक 8 मिसाइल है
सब बच्चे का सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब चीज़। अच्छा ठीक है। तो जो बराक है, बराक 8 का मतलब होता है, बराक 8 मिसाइल है, बराक का मतलब होता है बिजली, है ना। जो बराक 8 मिसाइल है ये भारत ने किस देश से खरीदी है? तो भारत ने ये इसको इजराइल से खरीदा है। तो भारत ने इसे किससे खरीदा है भैया? इजराइल से खरीदा है। तो भारत जो भी हथियार होते हैं वो 2 ही 3 लोगों से खरीदता है, या तो अमेरिका से, या तो इजराइल से, या तो रशिया से, बाकी किसी से ज़्यादा नहीं खरीदता है ना। तो जो बराक है वो इजराइल से खरीदी गई है और इसकी क्षमता जो है लगभग 90 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है ना, 5 से 90 किलोमीटर के बीच में है और इसकी स्पीड है 2 मैक। इस बराक की स्पीड है 2 मैक। इतनी नहीं, इतना नहीं याद करना है आपको, पर इतना याद करना है कि जो बराक मिसाइल है ना, वो किससे ली गई है? अभी शायद PCS 2018 का पेपर था कि 17 का पेपर था, उसमें आया था जो बराक मिसाइल है वो हमने किस देश से खरीदी है? तो आंसर लगाएंगे इजराइल से खरीदी है। किससे खरीदी है भैया? इजराइल से खरीदी है। इतनी कोई समस्या? अगर बराक आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंटरसेप्टर मिसाइल बताया था आपको। इंटरसेप्टर मिसाइल एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल होती है और एक शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। और हाँ कि ना, एक लॉन्ग रेंज होती है और एक शॉर्ट रेंज होती है। अच्छा, तो अभी तक हम लोग जितनी भी मिसाइल थी, है ना, उसमें हम लोग सॉलिड फ्यूल भर रहे थे। सॉलिड फ्यूल मतलब समझ रहे हो? सॉलिड फ्यूल में आता है LTPB और HTPB, है ना। तो हम लोग अभी तक जितनी भी मिसाइलें थी उन सब में हम लोग सॉलिड फ्यूल का प्रयोग कर रहे थे, ठोस ईंधन का प्रयोग कर रहे थे, है ना। अभी जो लिक्विड ईंधन है वो और तेज चलेगा, है ना। पेट्रोल में आग लगा दें और कोयले में आग लगा दें तो पेट्रोल ज़्यादा तेज जल जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि अभी तक जो हम लोग ईंधन का प्रयोग करते थे, है ना, वो प्रयोग करते थे ठोस ईंधन का प्रयोग करते थे। हमने बताया भी था आपको, रॉकेट में जो लगाया जाता है वही इसमें लगाया जाएगा, LTPB और HTPB, है ना। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन और लैक्टोन टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, तो ये ठोस ईंधन का प्रयोग कर रहे थे। तो हमने अब क्या किया था, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में 2 प्रोजेक्ट चलाए जिसमें अब हम लोग जो ईंधन था, है ना, उसको द्रव के रूप में प्रयोग कर रहे थे, है ना। जो ईंधन था उसको हम लोग द्रव के रूप में प्रयोग कर रहे थे। तो ये द्रव ईंधन के प्रयोग करने के चक्कर में हमने 2 प्रोजेक्ट चलाए थे। एक का नाम था प्रोजेक्ट डेविल, एक का नाम क्या था? प्रोजेक्ट डेविल। क्या नाम था भैया? प्रोजेक्ट डेविल। किसने चलाया होगा? DRDO नहीं चलाया होगा, है ना। किसने चलाया होगा? DRDO नहीं चलाया होगा, है ना। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बना रहे थे हम लोग इसमें। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हम लोग इस प्रोजेक्ट डेविल में बना रहे थे। 1971 से 79 तक चला था यह प्रोजेक्ट। 1971 से 1979 तक ये प्रोजेक्ट चला था, है ना। और इसके तहत हमने बहुत सारी मिसाइलें बनाई थी, है ना। तो याद रखिएगा, तो जो प्रोजेक्ट डेविल है, याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट डेविल है वो कब चला था? 1979 से 71 से 79 के बीच में चला था, है ना। और इसमें लोग क्या कर रहे थे? हम लोग लिक्विड जो था, जो फ्यूल था उसको लिक्विड में यूज कर रहे थे, है ना। एक ऐसे ही ये प्रोजेक्ट, इसी के आधार पर एक दूसरा प्रोजेक्ट भी हमने चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट वैलिएंट। क्या नाम था? प्रोजेक्ट वैलिएंट। क्या नाम था? प्रोजेक्ट वैलिएंट, है ना। और प्रोजेक्ट वैलिएंट के तहत भी हम लोग सतह से हवा पर मार करने वाली, है ना, बैलिस्टिक मिसाइलें ही बना रहे थे। इतने में कोई दिक्कत है? इतने में कोई समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भी, और भी बहुत सारी होती है। धनुष हॉवित्जर, है ना, M77 हॉवित्जर। अब जो हॉवित्जर होता है वो USA से खरीदी गई मिसाइल है या तोप है ना। इतनी डीपली नहीं चलना है, बस आपको इतना ही बात समझ में आई। आपको 2 प्रोजेक्ट याद करने हैं। कौन कौन से? कि हम लोग मिसाइल्स में लिक्विड फ्यूल भरने के लिए, मिसाइल्स को लिक्विड फ्यूल से चलाने के लिए 2 प्रोजेक्ट हमने चलाए थे। एक का नाम था प्रोजेक्ट डेविल और एक का नाम था प्रोजेक्ट वैलिएंट, है ना। ये 71 में चलाया गया, 73 में बंद कर दिया गया था। चलिए, प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट याद रखिएगा। प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट का संबंध किससे है? तो मिसाइल प्रोग्राम से है। प्रोजेक्ट डेविल, सर ये सब मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा है। बस देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। पहली बार तो दुनिया बहुत सारी चीज़ें पढ़ती है ना। इंपॉर्टेंट ये है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे टैंक की। अब हम लोग किस पर बात करेंगे? अब हम लोग टैंक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेगी अर्जुन टैंक। किस पर बात करेंगे हम लोग? अर्जुन टैंक पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्जुन टैंक पर। अर्जुन टैंक, अर्जुन
टैंक, ठीक है ना। तो सबसे पहला डीआरडीओ द्वारा विकसित है, 56.5 टन का है ये। इसका वजन जो है वो लगभग 56 टन है। 56 टन, 1 टन में 1000 होता ना, तो वजन लगभग इसका 56 टन है। इसको विकसित किया था डीआरडीओ ने। इसको विकसित किसने किया था भैया? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था, है ना। और इसमें कितना, मतलब पेपर में आ जाएगा, बताइए इसमें कितनी शक्ति का इंजन लगा हुआ है। तो इसमें कितनी शक्ति का? 1400 हार्स पावर का, 1400 हार्स पावर का इसमें इंजन लगा हुआ है ना। और इस इंजन का नाम है कावेरी। इस इंजन का नाम क्या है? कावेरी। और ये इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तमिलनाडु में एक जगह है आवाडी। तमिलनाडु में एक जगह है आवाडी। याद रखिएगा कि जो युद्ध टैंक होते हैं, जो युद्ध टैंक होते हैं उनका अधिकतम निर्माण, जो युद्ध टैंक होते हैं उनमें अधिकतम जो निर्माण है वो आवाडी में किया जाता है। और इसमें कौन सी मिश्र धातु लगी है ना, जो अगल बगल के अगर आप बॉम्ब फेंक देंगे उठा के तो टैंक फटेगा नहीं। तो इसमें जो मिश्र धातु का प्रयोग किया गया है वो कौन से नाम है? कंचन। इसमें कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया गया है? कंचन, ठीक है ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से भाग सकता है? तो इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। ये कितनी स्पीड से भाग सकता है? तो इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी, है ना। तो इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर सेकेंड यानी। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक बार में कितने गोले दागे जा सकते हैं? इससे एक बार में हम कितने गोले दाग सकते हैं? एक बार में, है ना। तो एक बार में इससे 8 गोले दागे जा सकते हैं। अर्जुन टैंक की बात बता रहे हैं, इससे एक बार में 8 गोले दागे जा सकते हैं। और ये 360 डिग्री टैंक है, मतलब कि ये 360 डिग्री टैंक का मतलब समझ रहे हो, है ना, कि इसको चारों तरफ बहुत आसानी से घुमाया जा सकता है। चारों तरफ इसको हम लोग बहुत आसानी से घुमा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको हम लोग चारों तरफ बहुत आसानी से घुमा सकते हैं। 75 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं बेटा, 75 किलोमीटर पर घंटा, सेकेंड नहीं होगा। रंजन तिवारी, ओम प्रकाश, दीप्ति कटियार, हमसे सेकंड निकल गया था बेटा धोखे से। तो 75, 1 सेकंड में 75 किलोमीटर इतनी देर चलाओगे टैंक, है ना। तो याद रखिएगा बस अर्जुन, याद रखोगे ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग के पास और भी, है ना, टैंक हैं। जैसे कि हम लोग के पास और भी टैंक है, जैसे कि मान के चलिए कि जब हम टैंक को खरीदते हैं, तो उसका नाम अलग होता है। नहीं, भारत में उसका नाम फिर अलग कर देते हैं। जैसे T19S, है ना। T19S जब हमने खरीदा था, किससे? रशिया से। T19S जब हमने इससे रशिया से खरीदा था तब इसका नाम T90S था, है ना। हमने इसको रूस से खरीदा था तब इसका नाम T90S था। लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम हो गया भीष्म। क्या नाम हो गया है? भीष्म नाम हो गया, है ना। तो जब हमने रशिया से एक और खरीदा था T72, है ना, इस रशिया से खरीदा था, लेकिन वर्तमान में इस टैंक का नाम हो गया है अजय। तो T72 का नाम क्या है वर्तमान में? अजय। ये सब टैंक की बात कर रहे हैं। अब आते हैं BMP-2। क्या है? BMP-2। तो BMP-2 भी रशिया से खरीदा हम लोगों ने। वर्तमान में इसका नाम है सारथी या सारथ, सारथी या सारथ, है ना। एक और अब जो है डीआरडीओ ने खुद विकसित किया है एक टैंक, डीआरडीओ ने खुद विकसित किया है। इसका नाम है ना, कर्ण। ये जो कर्ण है ये डीआरडीओ द्वारा खुद विकसित है। जैसे कि ये डीआरडीओ अर्जुन जो था वो भी डीआरडीओ द्वारा था, और जो कर्ण है वो हमने किसी से खरीदा नहीं है, ये भी क्या है? डीआरडीओ द्वारा ही विकसित है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं, ये हो गया टैंक। तो भीष्म, अजय, सारथ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सारथ क्या है? टैंक है। भीष्म क्या है? टैंक है। अजय क्या है? टैंक है, ठीक है ना। तो याद रखोगे ना, क्योंकि हमारे पास टैंक याद हो गए। तो भीष्म, अजय और सारथ ये रशिया से खरीदे हुए हैं, है ना। और कर्ण और अर्जुन ये सब क्या है? ये दोनों डीआरडीओ द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में, मतलब कि मानव रहित विमान में, है ना। जिसमें मानव नहीं होता, उसको रिमोट से चलाया जाता है ना। इसको रिमोट से चलाया जाता है। अगर मौका पड़े तो उसमें से कुछ हम लोग मिसाइल भी छोड़ देते हैं, वरना ये निगरानी करता है। बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं, है ना। तो इसको हम लोग ड्रोन सुना ना आपने, ड्रोन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं मानव रहित विमान पर। मानव रहित विमान को हम लोग ड्रोन के नाम से जाना जाता है, ड्रोन। तो अगल बगल की निगरानी रखने के लिए, किसी देश की निगरानी रखने के लिए, अपनी सीमा पर निगरानी रखने के लिए, है ना, हम लोग ड्रोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वक्त पड़े तो इससे हमला भी कर सकते हैं, इससे खोजबीन भी कर सकते हैं। बड़े बड़े इस पे क्या लगे होते हैं? कैमरे लगे होते हैं, है ना। तो मानव रहित विमान की बात करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? मानव रहित विमान की बात करते हैं। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, मानव रहित
विमान की बात करते हैं, यानी कि ड्रोन की बात करते हैं। तो हम लोग सीधे बात करते हैं कि भारत के पास कौन सा ड्रोन है, भारत के पास कौन सा ड्रोन है, यानी कि भारत में कौन कौन के पास ड्रोन है, कौन सा खुद बनाया है, कौन सा खरीदा हुआ है। जैसे हो गया लक्ष्य, अब आपको बताना है कौन सा ड्रोन हमारा है और कौन सा ड्रोन हम लोगों ने खरीदा है। जैसे हो गया एक लक्ष्य, ये हो गया रुस्तम, ये सब ड्रोन है, ठीक है ना, या मानव रहित विमान है। लक्ष्य हो गया, रुस्तम हो गया, निशांत हो गया, निशांत हो गया, हीरोन हो गया, लक्ष्य हो गया, रुस्तम हो गया, हेरांत हो गया, हिरोन हो गया, हारपे हो गया, हारपे है ना, हारपे हो गया, नेत्र हो गया, नेत्र के बाद अभय हो गया, नेत्र हो गया, अभय हो गया, है ना। ये सब बेटा मानव रहित विमान है या ड्रोन है। अब आपको बताना है कि कौन सा ड्रोन हमारा है, कौन सा ड्रोन हमारा नहीं है। जल्दी बताओ बेटा। सर जी आपने 2 लेक्चर एग्रीकल्चर के लिए थे, एग्जाम एनएफएल का पेपर था मेरा, उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। वेरी गुड आकाश, आप अगर सही करके आओगे तो हमें खुशी होगी। बताओ बेटा। तो श्रेया अग्रवाल का आया, रुस्तम और लक्ष्य जो है वो डीआरडीओ के हैं, रुस्तम और लक्ष्य जो है वो डीआरडीओ के हैं। अच्छा बेटा, और बताओ, और बताओ, और सोचो, बताओ। रुस्तम डीआरडीओ, रुस्तम इंडिया, लक्ष्य इंडिया, पूरा पूरा बताओ। अभय इंडिया, अच्छा, और सोचो सोचो सोचो। अभय भी शायद डीआरडीओ, ओके। तो अगर छांटने के लिए पेपर में आकर आप छांट नहीं पाओगे ड्रोन भारत के। चलो, लक्ष्य डीआरडीओ, रुस्तम डीआरडीओ, निशांत डीआरडीओ, हिरोन और हार्पे इजराइल। इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI, ये बनाती है ड्रोन, ठीक है ना। हार्पे इजराइल, नेत्र डीआरडीओ, अभय डीआरडीओ, ठीक है ना। तो ये जितने भी ड्रोन है, ये जितने भी ड्रोन है हार्पे और हीरोइन को छोड़कर, हार्पे और हीरोइन को छोड़कर जितने भी ड्रोन थे सब किसके थे भैया, डीआरडीओ के थे। कुछ और दें, ऑरा लिखते हैं, ऑरा, AURA, और लिखते हैं थोड़ा सा ड्रोन, AURA, ऑरा। एक अगला ड्रोन है ना, एक और लिखते हैं इंपीरियल ईगल्स, इंपीरियल ईगल्स, इंपीरियल ईगल्स, है ना। ऑरा हो गया, इंपीरियल ईगल हो गया। ब्लैक काय, ब्लैक काइट, ब्लैक काइट, हाँ ब्लैक काइट हो गया। एक हम लिखते हैं गोल्डन हॉक, क्या है, गोल्डन हॉक, गोल्डन हॉक, है ना। एक दो और फिर जगुआर है ना, शायद जगुआर, नहीं जगुआर नहीं है, हाँ स्काई बर्ड और पुष्पक, स्काई बर्ड और पुष्पक। चलो इतने और बताओ, इतने ड्रोन और बताओ कि ऑरा किसका है, स्काई बर्ड किसका है, पुष्पक किसका है, इसका ही बताओ जरा सा। सोमेश शर्मा कह रहे हैं हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट लेंगे तो सारे आंसर हम बता देंगे। ये सारे ड्रोन बताओ। ये ऑरा, ऑरा किस देश से, ऑरा जो ड्रोन है वो हमने किस देश से लिया है या भारत ने ही बनाया है, जल्दी बताओ। सुरेंद्र यादव का सर हवा नहीं लग रही, क्या हो रहा है। अरे फिर भी एक बार सोचो। और IDRDO, आशुतोष मन त्रिपाठी का आया है, ओके। एक और लिख दे रहे हैं, उल्का, याद आते जाएंगे लिखते जाएंगे, है ना। अभी एक जगुआर याद आया, जगुआर बताएंगे बाद में, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं आपको जल्दी से सभी बता दे रहे हैं। ऑरा DRDO ने बनाया है, इंपीरियल ईगल ये भी DRDO का है,
ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक, स्काई बर्ड, पुष्पक और उल्का, है ना। उल्का भी डीआरडीओ का है, जो उल्का है वो भी डीआरडीओ का है, और जो बचे हुए हैं वो सब एनएएल के हैं, जो बचे हुए हैं वो सब एनएएल के हैं, ठीक है ना। जो बचे हुए सब किसके हैं, एनएएल के हैं, और एनएएल का फुल फॉर्म मतलब इंडिया के ही है ना। अब हमने बताया था ना इंडिया में बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं, बताया था ना हमने आपको कि डीआरडीओ के अंदर 52 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। कितनी प्रयोगशालाएं, 52 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। उन्हीं 52 प्रयोगशालाओं में ये सब न्यूज में सुना है, अच्छा। तो एनएएल का फुल फॉर्म है ना, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, है ना। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इसका हेडक्वार्टर क्या है, बैंगलोर, ठीक है ना। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है भैया, न्यू दिल्ली। बात समझ में आई, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली, क्लियर है। तो ये हमने आपको बता दिए, क्या ये हमने आपको बता दिए, हाँ ड्रोन, है ना। तो सारे ड्रोन हमने आपको अधिकतर बता दिए हैं, सारे ड्रोन हमने आपको अधिकतर बता दिए हैं। बस आपको क्या याद करना है, सारे ड्रोन क्या है, भारत के हैं, है ना। लेकिन डीआरडीओ ने कौन सा बनाया है, एनएएल ने कौन सा बनाया है, और इजराइल ने कौन सा बनाया है। तो इजराइल की कंपनी नाम क्या था, है ना, जल्दी बताओ। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, है ना, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, IAI, ये था ना। चलिए आगे आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं राडार पर। अब हम लोग आते हैं राडार पर कि पूरे भारत में जो राडार फैले हुए हैं, जो भारत में पूरे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर क्या है, पुष्पक, स्काई बर्ड और उल्का। उल्का डीआरडीओ का है, पुष्पक, स्काई बर्ड, गोल्डन हॉक और ब्लैक काइट ये सब एनएएल ने बनाए हैं, ठीक है ना, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। चलिए अब आपको बताना है, अब आपको अगला क्वेश्चन बताना है, ठीक है। अब आपको अगली बात बतानी है, राडार पे बात करते हैं। अब थोड़ी सी बात हम लोग किस पे करते हैं, राडार पर। थोड़ी सी बात राडार पर करते हैं कि भारत में कौन कौन से राडार, जरा तक कोई बताए हमको भारतीय राडारों के नाम, भारतीय राडारों के नाम जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं आज। कोई भारतीय राडारों के नाम बताएं, पूरे देश राडार से छिपे हुए हैं, है ना, हम लोग की सुरक्षा हो रही राडार से, नाम बताइए। नहीं बता पा रहे हैं, राजेंद्र, राजेंद्र राडार, इंद्र राडार, रोहिणी राडार और संयुक्त राडार, संयुक्त राडार, याद रखिएगा, है ना। तो ये हमारे पास भारत के राडार हैं। भारतीय राडार कौन कौन से हैं, तो भारतीय राडार कौन कौन से भैया, राजेंद्र, इंद्र, रोहिणी और, है ना, संयुक्त राडार, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे भारत के राडार। अब हम लोग आते हैं कॉम्बाइंड एयरक्राफ्ट पर। अब हम लोग आते हैं कॉम्बाइंड एयरक्राफ्ट पर। कॉम्बाइंड एयरक्राफ्ट क्या होता है, लड़ाकू विमान। अब क्या आते हैं, लड़ाकू विमान पर। तो अब लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स के पास है ना, लड़ाकू विमान किसके पास होंगे, इंडियन एयरफोर्स के पास होंगे। तो अब आपको बताना है कौन सा लड़ाकू विमान हमने किस देश से खरीदा है, कौन सा लड़ाकू विमान हमने किस देश से खरीदा है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखते हैं भाई, लग देते हैं ना, ये इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं, IAF। तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तब आपको बताना है ना। सबसे पहले आपको बताना है सुखोई 30 MK, सुखोई 30 MK, सुखोई 30 MK, ये हमने किस देश से खरीदा है, सब चर्चा में था ना। MiG-29, MiG-27, MiG-29, MiG-27, MiG-21, मिराज 2000, है ना, मिराज 2000, और है स्पेकैट, SPECAT, SPECAT, है ना, स्पेकैट, है ना। ये किससे खरीदा हुआ है, जगुआर, ये किसका है, जगुआर। तो ये सब हमारे हल्के लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान है, जल्दी बताइए। तो अब हमको आपको ये बताना है, सुखोई रूस से है, सुखोई बच्चे कह रहे, कोई कह रहा है इजराइल से है, सौरभ सिंह कह रहे हैं इजराइल से है, गुंजन तिवारी कह रही है रूस से है, प्रियंका कुमारी कह रही है रूस से है, मिग रूस से है, अच्छा, और बताओ, और बताओ, और सोचते रहो, सोचते रहो, जल्दी जल्दी। भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं रशिया से है सुखोई, मिराज। सोमेश शर्मा कह रहे हैं MiG-29, 27, 21 मिराज रशिया से है, अच्छा।
आते हैं। राफेल सुना? राफेल, राफेल सुना? राफेल से पहले हम लोगों को मिराज मिलना था। राफेल से पहले हम लोग को मिराज मिलना था, लेकिन मिराज हम लोग को मिल नहीं पाया, तो हम लोग ने उसकी जगह राफेल मांगना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो अब आप, हमने किसके साथ समझौता किया था, किस देश के साथ? आप सोचिए ना एक बार। तो इन सब का आंसर है रूस, इन सब का आंसर है रूस, इन सब का आंसर है रूस, है ना। मिराज का आंसर है फ्रांस, और स्पेकैट और जगुआर का आंसर है हम लोगों का यूके। ठीक है ना। तो जगुआर और स्पेकैट का आंसर है यूके। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारे हो गए कौन से? ये हमारे हो गए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं इंडियन नेवी पर, है ना। अब हम लोग आते हैं क्या? इंडियन नेवी पर। इंडियन नेवी से पहले आते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर, मतलब कि हल्के लड़ाकू विमान पर आते हैं। किस पर आते हैं? हल्के लड़ाकू विमान पर आते हैं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम तेजस कर दिया गया था। किसका? 2003 पर एक विमान था, उसका नाम हम लोगों ने तेजस कर दिया था। किसका? जल्दी बताइए। एलसीए का। किसका? एलसीए का। ठीक है, मिराज फ्रांस है। हाँ सोमेश, मिराज फ्रांस है, याद रखिएगा। तो तेजस हमारा एक हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस जो है वो हमारा एक हल्का लड़ाकू विमान है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया था। पहले इसका नाम था एलसीए। क्या नाम था? एलसीए। एलसीए में दो चरण है, एक है मार्क 1 और एक है मार्क 2। मार्क 1 और मार्क 2 दोनों हमने अमेरिका से ही खरीदे हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, तेजस क्या है? तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? हल्का लड़ाकू विमान है, जो किसको रिप्लेस करेगा? मिग-21 को रिप्लेस करेगा, है ना। तो मिग-21 को रिप्लेस कौन करेगा? तेजस, है ना। मिग-21 को रिप्लेस कौन करेगा? तेजस। ये किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम तेजस रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम तेजस रखा गया है, याद रखिएगा, तेजस, है ना। इसका नाम क्या है? एलसीए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है। और राफेल आपको जाने रहे, और राफेल भी हम किससे खरीदेंगे? वो भी हल्का लड़ाकू विमान है ना। वो भी किस देश से खरीदेंगे? यहाँ से लगाएंगे, फ्रांस से। क्लियर है? डन है। चलिए अगला आते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर होते हैं, हमारे पास कुछ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर होते हैं, मतलब जिनका उपयोग हम क्या करते हैं? जैसे बाढ़ आ गई, है ना, त्रासदी हो गई, तो बाढ़ में, त्रासदी में, आपदा प्रबंधन में, है ना, कुछ हम लोग के ऐसे हेलीकॉप्टर होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, है ना। और उन यात्रियों को, जैसे कि मान के चलिए मानसरोवर में घटना हो गई, कैलाश पर्वत पर घटना हो गई, है ना। तो जो आपदा प्रबंधन, आपदा समझ रहे हो ना, जब कोई आपदा आ जाती है तो वहाँ के यात्रियों को हेलीकॉप्टर में भर भर के ले जाया जाता है ना। तो उसे हम कहते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। क्या कहते हैं? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ALH, है ना। तो अब बताइए जल्दी से कि कोई एक ALH बताइए हमारे पास कौन सा है? ALH, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, हमारे पास कोई एक बताओ, जब तक जल्दी से बताओ, तो इसको रफ करते हैं। हम तो आपको बहुत सारे बता देंगे, लेकिन आप कोई एक बताइए जल्दी से, है ना। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बताओ कोई हमको, ALH। जल्दी बताओ हमको। जल्दी सोचो, जल्दी बताओ। ALH, ALH, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है भैया? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इसको हम लोग यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। इसे हम लोग यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं परिवहन में, आपदा प्रबंधन में, है ना, बाढ़ के समय, है ना, इन सब में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं।
ठीक है, आगे हो गए सब लोग, अब दिख रहा है सबको, सबको दिखने लगा भाई? आदर्श कुमार कह रहे हैं कि आरडीएक्स के बारे में सर बताइएगा। बिल्कुल बताया जाएगा आरडीएक्स के बारे में, जब हम लोग विस्फोटक पढ़ेंगे तब आरडीएक्स के बारे में जरूर बताएंगे आपको हम। ठीक है, सब कुछ ओके हो गया? तो हाँ, आपको बताना है हमारे पास कुछ एएलएच हैं, जैसे एएलएच मतलब होता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो आपको बताना है, जैसे हमने आपको बहुत सारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लिख दिए हैं, चीता, चीतल, ध्रुव, चेतक, चेतन, है ना, ये सभी हमारे हेलीकॉप्टर हैं। ये सभी हेलीकॉप्टर हमारे ना जो आपदा प्रबंधन बाढ़ के समय ये जो हेलीकॉप्टर है यात्रियों को उठाकर ले जाते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है कि जो चीता, चीतल ये सब हैं, है ना, इसको बनाया किसने? इसको बनाया किसने? HAL ने, BDL ने, BEML ने, है ना, GSDL ने, किसने बनाया है? आपको ये बताना है कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं किसने बनाए हैं। जल्दी बताइए हमको, जल्दी से फास्ट। चीता, चीतल ये सब किसने बनाए हैं? जल्दी बताओ बेटा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, हाँ ये आरडीएक्स का फुल फॉर्म है। जल्दी से हमको पहले ये बताओ। हाँ, इसका लास्ट हमको ये बताओ तो फिर छुट्टी करते हैं। बताओ, ये जो ALH है ये सब किसने बनाए हैं? जल्दी से। बिल्कुल सही, दिनेश वर्मा का आंसर आ गया, HAL ने बनाया है, बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर किसने बनाए हैं? ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर HAL ने बनाए हैं। क्लियर है? ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर HAL ने बनाए हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ समय के बाद अब अगले टर्न पर, है ना, अगले टर्न पर कल हम लोग शाम को 6 बजे ही, है ना, जिस टाइम ये चल रही क्लास, कल शाम को 6 बजे हम लोग इसी के आगे कैरी ऑन करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेवल सिस्टम, मतलब कि INS, ठीक है। तो INS के कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, तो INS पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम लोग बातें कल करेंगे, अगले टर्न पे करेंगे। थैंक यू।